वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। अमेरिका से जसबीर भाटिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है भाटिया साहब हमारे चैनल में। उसके बाद में नेपाल से मीना पेरियार जी जुड़े हुए हैं, काठमांडू से। उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मीना जी, बहुत स्वागत है आपका। उसके बाद नमस्ते में सर। नेपाल से ही उनके बिटिया जुड़ी हुई हैं, कुमारी संध्या बेटे। संध्या बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। दूसरा, हमारे साथ जुड़ी हुए हैं उड़ीसा से कुमारी रूपसा। रूपसा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सर। आज हम भारत में जो अन्नदाता कहे जाने वाले किसान और किसानों के संदर्भ में हम आज चर्चा करने वाले हैं। किसान और किसान की नीति, किसानों का महत्व, इसके संदर्भ में हम सब आज चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि किसान और अन्नदाता वो सवाल है, वो प्रश्न है कि जिनसे हमारी रोज की दिनचर्या जुड़ी हुई है। और इस रोज की दिनचर्या से जुड़े हुए किसान आज भारत में कई महीनों से अ, कई हजार लोगों की शहीदों के बावजूद भी बॉर्डर पे डटे हुए हैं इस नियम और काले कानून को लेकर। ये बहुत बड़ा हमारे भारत देश के दुर्भाग्य का सवाल है कि किसानों को, बुजुर्गों को, बेटियों को, नन्हे मुन्ने बच्चों तक को भी बॉर्डर में संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आज हम इसी सवाल को लेकर सवाल और जवाब भी करेंगे। तो हमारा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो भारत का किसान और अन्नदाताओं के ऊपर जो आने वाली इस समस्या को लेकर, काले कानून को लेकर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं भूमिका के तौर पे कुमारी रूपसा के पास जाना चाहूंगा, उड़ीसा। उड़ीसा, आप हमें सुन रही हैं और आज का जो सवाल है किसान और अन्नदाता कहे जाने वाले किसान की जो इस काले कानून की नीति को लेकर है। तो जो जिस ढंग से जो भारत का जो मानव समुदाय है या दुनिया का जो मानव समुदाय है वो है 24 घंटे सुबह शाम चावल दाल रोटी खा करके अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। ऐसे किसानों के साथ में आज बहुत बड़ी संकट की स्थिति आई हुई है भारत देश के अंदर में। और किसान कई महीनों से डटे हुए हैं आंदोलन को लेकर। तो मैं उड़ीसा राज्य में वहां किसानों की हालात को लेकर और ये देश में जो देशव्यापी प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों को आंदोलन को लेकर, इस संदर्भ में वहां के किसान या हर घर का परिवार है वो क्या सोचता है और इस दिशा में आप क्या सोचते हैं, पहली प्रतिक्रिया के रूप में रूपसा जी से हम लेना चाहेंगे। क्योंकि वहां पे उड़ीसा भी एक राज्य है, वहां की स्थिति क्या है किसानों की, और वहां की महिलाओं, वहां के किसानों के विचार क्या है इस आंदोलन को लेकर। हमारी रूपसा जी। जी सर। सबको मेरा जय भीम। जी, जय भीम। सर, जैसा भारत एक कृषि प्रधान देश है और उड़ीसा भी एक राज्य है जो पूरी तरीके से तो नहीं क्या कहा जा सकता, लेकिन फिर भी आंशिक रूप से कृषि के ऊपर निर्भर करता है। पर इतना डेवलप नहीं है जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ के किसान जिस तरीके से डेवलप्ड हैं, यहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं है। और रही बात किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तब जोर बहुत पकड़ा। यहाँ के लोग भी काफी जो है लगे हुए थे। यहाँ से करीब शायद 500 लोगों का 500 लोगों का डेलीगेशन गया हुआ था वहाँ प्रोग्राम में। 500 या 1000 लोग यहाँ से। तो ऐसा नहीं है कि किसानों का मुद्दा भारत में आज किसी भी राज्य से छुपा हुआ नहीं है। और जैसा कि हम आज जो परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं, सर आपका क्वेश्चन थोड़ा आप रिपीट करेंगे, मैं भूल गई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारत के किसानों की जो हालात है, जो भारत में अन्नदाता कहे जाते हैं और हर घर परिवार का इस अन्नदाताओं से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। और ये किसान आज विभिन्न बॉर्डरों पे इस काले कानून को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, परेशान हैं। कितने किसान शहीद हो गए, इस पर हमारा सवाल है कि हर राज्य के किसान और किसान परिवार के बीच में जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस आंदोलन को लेकर क्या सोचते हैं। तो उड़ीसा राज्य के जो किसान, जैसा कि आपने कहा कि 500 किसान
दिल्ली गए थे या जो आंदोलन है उसको प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, लेकिन उड़ीसा में जो किसानों की हालात क्या है, वहाँ किसान इस संदर्भ में क्या सोचते हैं, ये हमारा सवाल है आपके पास। किसान स्थिति सर देखिए यहाँ पे काफी बुरी है। जैसे आपको पता ही है, जैसे उत्तर प्रदेश में है वैसा ही यहाँ है। जितना किसान अपना लगाता है, जो लागत होती है वो उसको मिलती नहीं है। फिर भी कहीं कहीं किसी किसी जिले में जो है उनको एमएसपी सही सही मिल जाती है। अभी तक बिहार जैसा मामला अभी उड़ीसा में नहीं है, तो उतना अभी झेल नहीं रहे हैं यहाँ के किसान। बाकी जागरूक किसान आंदोलन को लेकर काफी जागरूक हैं आज भी। ये तो अलग है कि सरकार ने पूरी तरीके से किसान आंदोलन को बाइकआउट कर दिया और उसको कहीं ना कहीं सैबोटेज करने के लिए उसने कोरोना को बहुत अच्छी तरीके से प्रोपेगेट किया है। तो लोग आज किसान आंदोलन भूल गए हैं और सिर्फ उनका फोकस क्या है, कोरोना। और अभी थर्ड वेव जो आने वाला है, लोग डर के मारे अपने घरों में छुपे हुए हैं। यहाँ के हालात में बताऊं तो यहाँ तो अब क्या बताएं, किसान तो पता नहीं, गांव में, मैं तो शहर में रहती हूँ, तो हमारे शहरों में हम लोग की हालत बड़ी खराब है और गांव को तो पूछिए ही मत। क्योंकि अब यहाँ पे ऐसा है कि सरकार ने हर चीज पे वैक्सीनेशन कार्ड, अगर आपके पास नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं, ठीक है, किसान फेस कर रहा है। बाकी किसान आंदोलन जो मतलब पिछले 6 महीने से चालू है, तो यहाँ के लोग काफी उसके बारे में भी काफी जागरूक हैं। लेकिन क्या है कि हमारा खुद का मीडिया ना होने की वजह से, ठीक है, क्योंकि अभी जो नेशनल मीडिया है उसने किसानों का मुद्दा पूरी तरीके से गायब कर दिया है, मीडिया से दिखा ही नहीं रहा है, ऑलमोस्ट गायब है। तो क्या होता है कि अगर हम न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में एक ही मुद्दा बार बार देखते हैं तो वो स्ट्राइक करता है दिमाग पे और लोग फिर उसके ऊपर फिर सोचने लगते हैं और दूसरी चीजें हट जाती हैं। पर अब जो इंडियन मीडिया है तो उसने क्या, वो सिर्फ 24 घंटे मोदी की जय जयकार और कोरोना दिखा रहा है। तो लोग भूल गए हैं कहीं ना कहीं, वो अभी थोड़ा सा बाजू में रख दिया है लोगों ने। जी, बहुत शुक्रिया रूपसा जी, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं उड़ीसा से अब मैं काठमांडू नेपाल की ओर जाना चाहूंगा। नेपाल से जुड़ी हुई हैं काठमांडू से मीना परियार जी। मीना परियार जी, आपके पास हम जाना चाहेंगे कि नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है और वहाँ पे जो किसानों की हालात है, उस संदर्भ में आप वहाँ जो भारत में किसान का आंदोलन चल रहा है, लेकिन नेपाल में जो किसानों को लेकर वहाँ क्या प्रतिक्रिया है और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं? मीना जी। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है ये किसानों के बारे में। तो हम नेपाल की गतिविधि थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी कराना चाहते हैं। नेपाल में जो किसान है, जो हमारी जीवन निर्वाह करने के लिए उपजनी जो करते हैं किसान लोग, उसके प्रति यहाँ का सरकार भी पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है। क्योंकि मैं इस तरह से कहना चाह रही हूँ कि समय में उन लोगों को बीज, जो बोने वाला बीज होता है वो बीज नहीं मिलता है, मल खाद नहीं मिलता है और जो उत्पादन इनका होता है तो वो सस्ते में बिकता है। और जो बीज है वो भंडारण का कोई व्यवस्था नहीं है नेपाल में, वो बाहर देश से मंगाया जाता है, तो वो बीज समय में नहीं आता है। जिस समय में आता है उस समय में किसान लोग महंगा बीज खरीद के, काला बाजारी से खरीद के बो चुके होते हैं, उसके बाद सरकार उसको सप्लाई करती है। तो ये तरीके का नेपाल में भी किसान लोगों के ऊपर बहुत ज्यादती है, उनका अधिकार सुनिश्चित नहीं है। अभी ये बीच में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जो गन्ने की खेती है, जो नकदी वाली जो कहते हैं, गन्ने की खेती करके कई किसान यहाँ पर चीनी मिल था, वहाँ चीनी मिल में दे रहे थे। बाद में वो चीनी मिल नीलाम हो गया तो सरकार ने उसको मुआवजा प्रतिबद्धता किया, लेकिन सरकार ने मुआवजा अभी तक नहीं दिया है।
किसान आंदोलन में ही है, सरकार चुपचाप बैठ के उनके आंदोलन देख रही है, उसको संबोधन नहीं करते है। तो इस तरह की यहाँ पे भी किसानों के ऊपर ज्यादती है। नेपाल सरकार भी किसान मैत्री की सरकार नहीं है, इसलिए यहाँ पर भारत से कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर भी जैसा वहां पर किसानों के ऊपर ज्यादती है, उन लोगों के लिए जैसे सीड बैंक स्थापना करना, अथवा वो लोग जो उत्पादन करते हैं उसको रखने के लिए कोल्ड स्टोर का स्थापना करना, ये सब पॉलिसी कागज में बना हुआ है, लेकिन व्यवहार में उसको कुछ उतारा हुआ है। इसलिए किसानों के ऊपर अभी भी ज्यादती है। जी जी जी, मीना जी, हम आपके पास फिर से नेपाल लौटेंगे। हमारे साथ हमारी संध्या बिटिया जुड़ी हुई है। संध्या बेटिया, आप ये बताएं, अपने आप को म्यूट करें। संध्या, अपनी आवाज को म्यूट करें। हमारे साथ पढ़ने वाली स्टूडेंट है संध्या, हम उसके पास जाना चाहेंगे। बेटे, आप देखते हैं जिस ढंग से सोशल मीडिया में भारत के किसान, छोटे छोटे बच्चे किसानों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी एक बच्चे को, जो हमारा जो सिख बेटा है, उसको पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया था। वो सोशल मीडिया में उसने काफी भारत की सरकार को और भारत देश के प्रधानमंत्री को अपनी आवाज के माध्यम से किसानों की आवाज को उन्होंने उठाया, उस छोटे से बच्चे ने, जो आपकी उम्र की होगी। तो इसको लेकर, किसानों को लेकर, जो हमारे जीवन में जो रोज हम चावल दाल अन्न खाते हैं, इसको लेकर जो हमारे जो वहाँ के नेपाल के बेटे और बेटियां हैं, क्या सोचती हैं, और किसानों के बारे में आप लोगों की क्या राय है? संध्या। यहाँ पे तो अब जो भी मतलब किसान की मतलब किसानी काम मतलब सब लोग सोचते हैं ना कि ये छोटे काम है, तो इतना मतलब ज्यादा कोई इतना मतलब उसमें इतना ध्यान भी नहीं देता है। तो अगर हम लोग भी ध्यान नहीं देते, तो नेपाल सरकार ने एक तो ये किया है कि मतलब सब्जेक्ट भी बना दिया अब तो हम लोग के लिए कि हाँ आने वाले युग की किसान में भी इंटरेस्ट रहे बोल के उन्होंने हम लोग के लिए सब्जेक्ट ही रखा है किसानी के, मतलब किसान सब्जेक्ट है ना, उसमें करना मतलब किसानी सब्जेक्ट, उसके किसान कैसे करते क्या करते ये सब बोल के उसमें है। लेकिन फिर भी कितने सारे लोग तो मतलब हमारे एज के लोग तो मतलब अब जो भी किसान मतलब छोटी सी चीज है, छोटा काम है ये बोलते हैं, लेकिन कोई कोई है जो इसको इंटरेस्ट रखता है, इसको अच्छे से करता है। हम लोग यही करते मतलब ये हमारे यहाँ पे तो बस ये किसान को थोड़ा बड़ा है, इसको मतलब कि ये छोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है। इससे इससे भी बहुत सारी प्रॉफिट होती है, इससे भी बहुत सारी अच्छी चीजें होती है। अब किसान मतलब अगर खाना ही नहीं होगा तो जिंदगी तो होगी नहीं ना, मेन काम तो इंसान के लिए खाना ही होता है। तो वही सब कर रहे हैं, लेकिन बच्चे लोग भी हमारे एज के लोग भी इंटरेस्ट रखते हैं। उन लोग को थोड़ा मतलब क्या पहले से ऊपर से ऐसा प्रेशर भी आता है। अब घर मतलब सब लोग बोलते हैं ना किसानी छोटी जॉब है, छोटा ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, ऑफिस में जाना चाहिए, बड़े बड़े मतलब प्रोजेक्ट में ध्यान देना चाहिए। ऐसा ऐसा भी नहीं होता, वो भी करने के लिए सब लोग फोर्स करना चाहिए बच्चे लोग को, टीचर लोग को, घर के लोग को, मतलब बोलना चाहिए ना हमको किसानी में भी ध्यान देना चाहिए। किसानी से ऐसा होता है मतलब खाना वाना हम लेके आ सकते हैं, उसकी वजह से हमको ये सब होता है। और फिर हमारी सरकार भी इतना ज्यादा मतलब थोड़ा थोड़ा करती है, इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती किसानी में भी यहाँ पे भी। और फिर अब यहाँ का बजट भी, यहाँ पे अब छोटा देश भी है नेपाल एक, तो यहाँ पे इतना पैसे भी नहीं होते कि सब कुछ टाइम में हो। मतलब कभी मतलब अगर ना जनवरी में किसी चीज की प्रोजेक्ट के लिए हम उधर फाइल देंगे ना, तो वो शायद दूसरे साल की जनवरी में कंप्लीट होके आ जाएगी, ऐसा है यहाँ पे। मतलब बहुत बहुत ही लेट होता है यहाँ का। तो अगर वो मतलब अच्छे से हो जाए यहाँ से मतलब टाइम का पैसे का, तो शायद वो लोग भी कुछ कर सके। ये छोटी देश और छोटी जनसंख्या और छोटे मतलब बजट की वजह से भी हो सकता है, उनको भी शायद कुछ होगा, उनका भी प्रॉब्लम। पर अगर यहाँ पे अच्छे से बजट और अच्छे से टाइमिंग, और फिर वो जो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन के लोग हैं, वो लोग भी हमारी प्रॉब्लम को, हमारी बातों को, हमारे नेपाल में क्या क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे सब कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए, वो सब वो लोग भी अच्छे से जान ले तो शायद अच्छा हो जाएगा यहाँ पे भी किसानी का।
जी, बहुत शुक्रिया संध्या बेटे, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं अमेरिका एक वैश्विक देश है जहाँ पे हमारे सबसे सीनियर और अनुभवी जसबीर भाटिया साहब जुड़े हुए हैं। मैं भाटिया साहब के पास लौटना चाहूंगा, और जैसा कि अभी नेपाल से हमारी बेटी और मीना जी, और उड़ीसा से कुमारी रूपसा जी ने जो चर्चा में बताया, तो ये जो किसानों को लेकर जो चर्चा हुई है भाटिया साहब, इसके संदर्भ में जो वैश्विक देश के जो लोग हैं, किसानों के संदर्भ में उनकी जो राय है भारत के परिदृश्य में क्या है, और आप जैसे लोग वहां पे जो बैठे हुए हैं वो किसानों के लिए भारत देश के जो आम फार्मर है उसके बारे में क्या राय रखते हैं, जरा बताएं। सबको सत श्री अकाल, वाई खालसा वाई फतेह, नमस्कार। जी, वाहिगुरु मैं जी की आपको फतेह। ये जी। बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ, मैंने कहा था, मेरे एक दोस्त हैं, यंग दोस्त हैं, करणवीर सिंह सेखों, वो भी जुड़े हुए जी। हैं। करणवीर सिंह इस जी। वक्त कनाडा में है, और उनका जो पंजाब में उनकी अपनी खेती है, और जी। वो बहुत ही सक्रिय हैं इस किसान मूवमेंट को लेके। वो वहां पर मोर्चे में भी रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि मेरे से पहले करणवीर सिंह कुछ अपने विचार रखें और आपको पूरी तरह ये बताएं कि क्या हो रहा है और क्या स्टेटस है जी। हिंदुस्तान में। जी, करणवीर जी, भाई साहब मानवता चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे नेपाल से, उड़ीसा से, और बहुत सारे अभी बेटियों का आपने सुना भी है। तो आप एक बड़े देश में रहते हैं और पंजाब में आपकी खेती है, तो किसानों को लेकर जो जो चर्चा हो रही है उस संदर्भ में अपना ख्याल रखें करणवीर जी। थैंक यू जगदीश जी, एंड थैंक यू जसबीर अंकल, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को आमंत्रित किया और मौका दिया। पहले तो मैं उड़ीसा के सब कांग्रेचुलेशन देता हूं कि जो आपने देखा होगा कि हॉकी के अंदर इंडिया ने जो सेमीफाइनल तक पहुंचे इतने साल बाद, तो उड़ीसा ने उसको स्पॉन्सर किया है। वो एक बहुत बड़ी बात है किसी स्टेट के लिए, एक नेशनल स्पोर्ट को उस लेवल पे लेके जाना। तो किसानी की बात करें, खुद फैमिली फार्मर्स की है मेरी, और आर्मी में बैकग्राउंड है। सो जय किसान का जो नारा है कि किसानों के बिना इस कंट्री के अंदर एक अन्न भी नहीं उगाया जा सकता। और हमारे जो बॉर्डर पे रक्षक बैठे हैं सारे, वो भी सारे किसान पुत्र हैं। तो किसानी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। मेरे को लग रहा है पूरा बैकबोन है हमारे कंट्री का, और किसी भी कंट्री के लिए। अगर आप देखें, आप अमेरिका या कोई भी विकसित देश देखें, आप वेस्टर्न कंट्रीज में, वो भी पहले एग्रीकल्चर की पॉलिसीज अपने। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे, जैसे कि बहन बता रहे थे सीड के बारे में, कि सीड कैसे आता है और कैसे उसको ब्लैक मार्केट किया जाता है और होर्डिंग की जाती है। तो आप देखें कि कोई भी कंट्री है, मान लीजिए कनाडा की बात करते हैं, तो एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ अमेरिका के साथ नया, उसको जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने खत्म करके नया ट्रेड एग्रीमेंट बनाया, उसके बहुत एडवर्स इफेक्ट्स होने थे उस पे, एग्रीकल्चर पे और स्पेशली मिल्क इंडस्ट्री पे, सारी डेयरी फार्मिंग पे। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने वो एक्सेप्ट तो कर पॉलिसी उनकी, पर उन्होंने अपने फार्मर को बचाने के लिए ऐसी मार्केटिंग टेक्निक लेके आए कि भैया पूरे कैनेडियन मार्केट में जो भी दूध के ऊपर कनाडा का फ्लैग लगा होगा वो कनाडा का दूध होगा, आप वही खरीदें। तो लोगों ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कंज्यूमर निभाई कि हम अपने कंट्री के फार्मर को बचाएंगे, तो चाहे $2 महंगा है तो भी उन्होंने वही खरीदा। सो मैं ये बोलता हूँ कि सिर्फ फार्मर की लड़ाई नहीं है, एक कंज्यूमर की लड़ाई है बहुत बड़ी। आप तीनों काले कानूनों को अगर विस्तार से देखें तो उनमें से काला कानून है कंज्यूमर जो कमोडिटी एक्ट है, जो बेसिकली एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर जो उन्होंने संशोधन किया है, जिसको अमेंडमेंट किया 1955 के अंदर वो बिल बनाया गया था। वो कानून इसलिए बनाया गया था कि जो आम कंज्यूमर है देश का, हम आजाद हुए थे तब हमारे पास इतना अन्न नहीं था, कि वर्ल्ड वॉर के अंदर सारा अनाज यहाँ से बाहर की सरकारें ले गई थी, वर्ल्ड वॉर में यूज हो गया था, तो बहुत भुखमरी फैली हुई थी। तो आप देखेंगे अगर 1930s में और उससे पहले भी भुखमरी कभी बंगाल में कभी पंजाब में, सबसे पहले पंजाब और बंगाल से ही अनाज लेते थे। आप देखें तो ये आज भी वही खड़ा है कंट्री। हमें ये समझना होगा कि अगर हमारा जो देश का अनाज है, अगर उसके अंदर से जो इन्होंने 18 आइटमें हटा दी हैं कमोडिटी एक्ट में से कि वो एसेंशियल नहीं रही, जिसके अंदर सीरियल्स, फूड ग्रेन्स और जो बिल्कुल नेसेसिटी की दाल, आटा, जो हमारी चीजें, अगर उनके ऊपर भी कोई प्राइस मेकर बन जाएगा, अगर एक बड़ा उद्योगपति हमारे देश का सारे देश का अन्न अपने नीचे कंट्रोल कर लेगा, जैसे कर रहे हैं अडानी ग्रुप की तरफ से,
कि लॉजिस्टिकली सारा लॉजिस्टिक्स वो करेंगे मैनेज, और सारा अन्न एक कंपनी मैनेज करेगी। तो आप देखें, एक या दो कंपनी जब कंट्री का सारा कुछ मैनेज करेंगे अनाज, तो उसका प्राइस कितना बढ़ जाएगा, वो प्राइस मेकर बन जाएंगे, उसको मोनोपोली माना जाएगा। तो हमें मोनोपोली से बचना है। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों भगाया यहाँ से? ऐसा थोड़ी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रही थी, वो हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे थे। तो हम जो हमारे देश के आज के जो इकोनॉमिस्ट हैं, एक बहुत फेमस सेइंग भी है कि इकोनॉमी को आप इसलिए पढ़ाई करें इकोनॉमी की, तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहेंगे कि आपको इकोनॉमिस्ट झूठ ना बोल पाए। अगर आपको समझ होगी तो इनको लगता है कि किसान है बेवकूफ, पर किसान बेवकूफ नहीं है। किसान बहुत समझा हुआ और बहुत बहुत दूरंदेशी की सोच रखने वाला एक एक एंटिटी है देश के लिए, जिसने मुगलों को भी हटाया, ब्रिटिश राज को भी हटाया, और इस कंपनी राज की जो स्थापना करना चाहते हैं मौजूदा सरकार, तो हम उनको भी बोल रहे हैं कि भैया आप दबाव में ना आए दो कंपनियों के, कि आपने चलो उनसे इलेक्शन फंड ले लिया है जो भी है, पर अपने देश को ना बेचें। सो अपने देश की तरफ ईमानदार रहना बहुत जरूरी है, और मीडिया इस बात को दिखा नहीं रही। और जो दूसरे दो कानून हैं वो इतने ज्यादा मतलब खतरनाक है किसानों के लिए। आप देखें, ये इनके इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि जो एपीएमसी मंडी है उसके पैरेलली हम और मार्केट्स बनाएंगे। तो आप देखें, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं स्टॉक एक्सचेंज का, वो भी एक मार्केट की तरह होती है जहां पे कमोडिटीज स्टॉक्स होते हैं डिफरेंट, उसको खरीदा जाता है। मान लीजिए कि रिलायंस एक कंपनी है, उसका स्टॉक बिक रहा है एक प्राइस पे इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, उसका प्राइस है 100 रुपए। मान लीजिए उसको कोई 50 रुपए पे एक और एक्सचेंज पे बेच रहा है हांगकांग में, और तो मान लीजिए आप कोई और बेच रहा है 25 रुपए पे। तो आप सोचें कि लोग 25 रुपए में खरीदेंगे कि मतलब मार्केट को स्प्लिट करना किसानों के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? आप सोचें, हर डिफरेंट मार्केट में किसान का शोषण होगा, हर डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस होगी, हर मार्केट में डिफरेंट तरीके से नापतोल होगा। डिमांड सप्लाई जो दो मुख्य जो बोले कि स्तंभ हैं एक मार्केट के, आप किसी भी इकोनॉमिस्ट पॉलिसी से पूछें, आई थिंक इसके अंदर ज्यादा आपको मतलब कि एडवांस डिग्री की जरूरत नहीं है। आप जो थर्ड या फोर्थ क्लास में बच्चे को हम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताते हैं कि भैया कॉस्ट प्राइस ये है, ये आपकी सेलिंग प्राइस है, इसको माइनस कर लें आप प्रॉफिट बन जाएगा। तो आप देखें किसानों का सामान वो कॉस्ट प्राइस से भी नीचे खरीद रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस से अगर नीचे खरीदेंगे, सेलिंग प्राइस जो मिनिमम सेलिंग प्राइस जो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मामले में किसान संघर्ष कर रहे हैं 20 साल से, 4 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं पूरे इंडिया में। पंजाब में वो नंबर फिर भी कम है, आप महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना में जाके देखें, महिला सुसाइड का रेट देखें। तो ये सारी चीजें इंटरनेट पे मिल जाएंगी बहुत ही सिंपल तरीके से, आप गूगल कर लेना और आपको सब एक से एक न्यूज मिलेगी, एक से एक ऑफिशियल डेटा आपके सामने होगा। तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं इस माध्यम से कि जो सरकार है वो बोलती है हम किसान फ्रेंडली हैं, तो किसानों को दाम देने में क्या दिक्कत है? सेलिंग प्राइस आप क्यों नहीं दे रहे किसान को? किसान की मार्केट क्यों स्प्लिट कर रहे हैं आप? किसान का शोषण करने की बातें क्यों हो रही हैं? और जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है, जो बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, जिसका नाम इन्होंने रखा है किसान प्रोटेक्शन, फार्मर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट बिल, जो मेरे को याद कराता है जब 90s में तो ये ऐसे कैसे बांटी जा रही है इसके मामले में, और लोगों को सब समझ आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक जुमला है जिसके द्वारा आपकी जमीन के अंदर ही आपको मजदूर बना दिया जाएगा। आप उसी एक, ना तो कोर्ट होगा आपके पास, ना कोई आपके पास एक्सेस टू जुडिशरी होगा, और आपको वहीं पे उसी इंसान को एक जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कंपनी के साथ, उसी को आपका सामान बेचना है, और वो आपको बोलेगा कि आपका मॉइस्चर ज्यादा है, आपके कणक के बीज के अंदर प्रोटीन नहीं है। ये भी एक बात सुनने में आ रही है कि फ्यूचर पॉलिसीज ऐसी आ रही हैं, कह रहे हैं कणक के सीड में प्रोटीन बनाओ। अब नेचुरल सोचें कि नेचुरल एक एग्जिस्टिंग सीड है, उसको जेनेटिकली कितना मॉडिफाई करके आप उसको प्रोटीन बना सकते हो। सो हमारे तो सीड खतरे में है बहुत ज्यादा। अगर आज के लोग ये सोच रहे हैं, आपको एक छोटा सा, फिर सॉरी अगर ज्यादा टाइम ले रहा हूं मैं, आप गुरु नानक देव जी के टाइम पे देखें इंडिया में क्या फसलें खाई जाती थी और कितना वहां पे फिट थे हम, ज्वार, मिलेट्स और जो भी चीजें उगाई जाती थी उस टाइम पे, वो सीड तो आज गायब ही हो गए हैं मार्केट से। उनके कोई उगा ही नहीं रहा उन सीड को, वो कैसे गायब हुए? ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां और जो विकसित देशों में, वो अब साउथ ईस्ट एशिया की तरफ देख रही हैं। वो सिर्फ इंडिया खतरे में नहीं है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया खतरे में है। वो आएंगे, मोनोपोली बनाएंगे, आपको उन्हीं से सीड खरीदना है, उन्हें आपको खाद खरीदनी है, उन्हीं को आपको बेचना है, वही प्राइस डिटरमिन करेंगे।
तो आप शोषण देख सकते हैं किस लेवल पे होगा। तो ये बहुत को की बात दिया जाएगा कॉर्पोरेशन। हेलो करणवीर जी, मेरे ख्याल से म्यूट हो गए हैं जी, अपनी बात रखें। हाँ जी, मेरी बात आपको पूरी बात में एंड में म्यूट हुआ था कि बात खत्म हो गई थी सर? नहीं अभी करो। अभी हम आपके पास फिर से लौटेंगे। थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है आपकी आवाज, डबल आवाज आ रही है। मैं भाटिया जी के पास जाना चाहूंगा। जैसा कि अभी करणवीर जी ने बहुत ही अनुभव हमारे किसानों के लिए शेयर की है, और जो काले कानून के बारे में भी हमारे देखने सुनने वालों को जो चर्चा की है, तो जिस दिन से किसानों को लेकर जो नीतियां सरकार की है और लोकतंत्र में किसानों की बातों को माना जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज की जो ये तानाशाह सरकार है, ये किसानों की एक भी नहीं सुन रही है। तो इस संदर्भ में हम एक वैश्विक देशों की स्थिति में, जो आप लोग वहां रहते हैं, लेकिन सरकार जो जिस ढंग से हठधर्मिता लेकर चल रही है, तो इस संदर्भ में हम आपके पास जाना चाहेंगे कि किसान ही भारत का अन्नदाता है, जो भारत की इतनी बड़ी आबादी को लेकर सुबह शाम भूखमरी से बचाया है। जैसे कि पहले अन्न का इतना वो नहीं था कि विश्व के अलग अलग देशों से मंगाई जाती थी, लेकिन आज भारत को किसानों ने आत्मनिर्भर बना दिया है, और आज किसानों के साथ ऐसी हरकतें और वारदातें हो रही है। इस संदर्भ में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे भाटिया सर। जी, जैसा आपने कहा, जैसे करणवीर साहब, मीनाक्षी ने, बिटिया ने कहा, देखिए जो अन्न है या जिसे फूड कहते हैं, जो हमारी खुराक है, वो इंसान की सबसे बेसिक चीज है। हवा पानी के साथ में, हवा और पानी के साथ में तो खुराक की जरूरत है। इंसान की सबसे बड़ी 3 जरूरतें हैं। अगर वो भी सरकारें उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दे, तो क्या इंसान जो है, खास करके वो जो गरीब जो लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये हमें समझ नहीं आ रही कि ये सरकार जो है ये क्या चाहती है। कि मतलब ये है कि सब लोग, किसानों को मजदूर बना दिया जाए और उनको हमेशा गरीब रखा जाए, या क्या उनका ध्यान है? ये कैसी पॉलिटिक्स है, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स की बात है, हालांकि मेरा कोई काम कृषि से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जो जनरल इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो यही है कि यहाँ भी कई ऐसे छोटे किसान हैं, जैसे हम कभी कभी टीवी पे देखते हैं, और वो लोग भी बहुत सफर कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है यहाँ भी कंट्रोल करती हैं। तो चाहे यहाँ गवर्नमेंट किसानों को बहुत सी सब्सिडी देती है, बहुत सी मदद करती है, इनके बजट में बहुत पैसा जो होता है किसानों के लिए असाइन अलग रखा जाता है, ताकि जो पीड़ित किसान है उनको हेल्प की जाए। इसके बावजूद भी सुना जाता है कि यहाँ भी कई किसान लोग ऐसे हैं जो जो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो किसानी से उनका काम नहीं चलता है। तो ये जो समस्या है, जैसे अभी करणवीर सिंह ने कहा कि ये विश्व भर की समस्या है। हर जगह पे ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, ये सब टेक ओवर करना चाह रही है। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर यूएसए, कनाडा में जमीन बहुत है और जनसंख्या तो कम है। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के किसानों के पास किसी पर 2 एकड़ या किसी 3 एकड़ जमीन है। यहाँ तो सैकड़ों एकड़ों में जमीन होती है इनकी। तो इसलिए यहाँ वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है। और दूसरा ये है कि विकसित देश होने की वजह से यहाँ पर जो किसान है, उनके पास आमतौर पर देखा गया है कि उनके पास अपने स्टोरेज बिन्स होते हैं, फूड को स्टोर करने के लिए उनके पास ये साधन होते हैं। तो फिर ये बात तो नहीं, हिंदुस्तान में क्या है कि जब अन्न पैदा होता है तो जितना अन्न पैदा होता है सारे का सारा किसानों को लेके मंडियों में जाना पड़ता है। उनके पास कोई स्टोर करने की सुविधा ही नहीं है। तो क्या होता है, मैंने देखा है आपकी टीवी पे कि बाजारों में आड़तियों के पास अन्न ढेरों में पड़े हुए हैं, ऊपर बारिश हो रही है
और किसान बेचारे दिनों दिन बैठ के रोते हैं कि हमारी फसल का क्या हुआ। इतनी मेहनत के बाद जो फसल पैदा करते हैं, बड़ा कड़ा काम है खेती का, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद ये जो जो निकलती है और उसको आप बाहर रखे हैं, ढेर लगा रखा है मिट्टी के ऊपर, फिर बारिश हो रही है, उसका क्या बनेगा उस किसान का। तो ये बेसिक फैसिलिटीज ही यहाँ पर इतनी नहीं है अभी तक पैदा हुई। तो बड़े देशों में यहाँ यही है कि किसान लोग अपने अन्न को स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे वो उसको फिर मार्केट करते हैं। उसके बावजूद भी जो यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी कंट्रोल करना चाहती हैं और करती हैं। तो ये बड़ा फर्क है इधर के देशों में और भारत में। तो मैं तो ये कहता हूं, मैंने करणवीर से भी कहा है कि हमें हिंदुस्तान में जब तक किसान अपनी खेती के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। जी। उसके बीज के ऊपर अपना कंट्रोल होना चाहिए। जब खेती उगती है तो उसके ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम सारी पैदावार को उठा के मार्केट में भेजो, उसको टाइम से रिलीज करना, थोड़े थोड़े टाइम में थोड़े करके, एक तरह 30%, फिर दूसरा 30%, फिर तीसरा 30%, ऐसे करने में मार्केट की सप्लाई जो है स्टेबलाइज हो जाती है, उसमें प्राइसेस जो है कीमतें भी स्टेबलाइज हो जाती हैं। तो ऐसा सिस्टम हिंदुस्तान में होना चाहिए। और मैं तो अब बाहर बैठा हूं, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार के हाथ जोड़ के मैं यही विनती करना चाहता हूं कि भाई सिर्फ किसान लोग आपके देश के लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। वो उनकी भलाई, देश की भलाई का काम, जनता की भलाई का काम, किसानों की भलाई का काम सरकार का धर्म बनता है। और देखिए, चाहे आप किसानी करते हैं, किसान है या नहीं, लेकिन खाना तो सबको खाना है। चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे दफ्तर में काम करता है, बिना खाने के नहीं रह सकता ना। तो खाना पीना जो है, खाद्य पदार्थ जो है, हर एक इंसान का उसकी जिम्मेदारी है देखना कि ये हमारे देश में जो किसान लोग हैं, ये उनकी रक्षा की जाए। ये हर एक इंसान का फर्ज, हर देशवासी का फर्ज बनता है। बस यही मेरी प्रार्थना है। जी जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया भाटिया साहब, आपने महत्वपूर्ण शब्दों में अपनी बातों को सार शब्दों में कह दिया है कि जिस ढंग से संध्या बेटी ने कहा कि अन्न का लेकर जो किसानों की जो नीति है, सरकारों की जो नीतियां है, वो कहीं ना कहीं गलत ढंग से आने के कारण उस देश का विकास, उस राज्य का कृषि, अन्नदाता सब पर प्रभाव पड़ता है। और जब किसानों के ऊपर में प्रभाव पड़ता है तो वह पूरे परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, बच्चों के ऊपर पड़ता है। और यही कारण है कि कई देशों में आज कुपोषण की शिकार के मामले बहुत आते हैं। बच्चों को खाने का नहीं मिलता, पर्याप्त रूप से उनको आहार नहीं मिलने के कारण उनके शरीर सूख जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियां शुरू हो जाती है। जिस ढंग से संध्या बेटी ने भी अपने इस बात को लेकर, छोटी सी अनुभव को लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखा है। मैं रुक्सा के पास जाना चाहूंगा। रुक्सा, जैसा कि अभी करणवीर जी ने भी जो एक जागरूक किसान भी हैं और अमेरिका में भी हैं, तो उन्होंने किसानों की नीति को लेकर, किसानों के जिस काले कानून को लेकर जो चर्चा किए हैं, उस संदर्भ में क्या भारत के किसान या उड़ीसा राज्य के किसान या नेपाल का किसान क्या इस बात को संजीदा से समझ पा रहा है, या इसको लेकर कितना लोगों के अंदर में जागरूकता आई है? मैं रुक्सा के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि उड़ीसा में भी काफी वहाँ के अन्न को लेकर, वहाँ के जीवन यापन को लेकर मुझे जो जानकारी है, काफी हालात खराब रहते हैं उड़ीसा में। और वहाँ पे जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे भी भुखमरी की स्थिति हमने कई बार वहाँ पे देखा है। तो मैं उड़ीसा में रहने वाली कुमारी रुक्सा के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि किसानों के अंदर में क्या जागरूकता आई है, महिलाओं के ऊपर में जागरूकता आई है, इस संदर्भ में अपनी बात रखें कुमारी रुक्सा जी। हाँ, देखिए सर, अभी जो वो उनका नाम करणवीर है शायद। जी, हेलो। हाँ जी, करणवीर है। करणवीर जी ने जितने भी मुद्दे उठाए, जैसे किसान बिल का मुद्दा उठाया उन्होंने, तो उन्होंने जितनी बात कही वो उसमें मतलब कोई शक नहीं है, उन्होंने जितना जो भी कहा वो सारी बातें सच है। पर
और इसको लेकर फार्म बिल जो है उसको लेकर हर कोई जागरूक है। ऐसा कोई नहीं है इंडिया में जो जागरूक नहीं है। बात यहाँ आ रही है कि लोग उसको सिरे से सोच नहीं रहे हैं। जैसे अभी भाटिया सर भी कह रहे थे कि पता नहीं सरकार क्यों नहीं कर रही है, तो हम जिस दिन ये पता नहीं क्यों, ये क्यों जिस दिन ढूंढ लेंगे उस दिन सरकार हमारी बात मानेगी। हम आज भी क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं? क्योंकि आप ही सोचिए, जिस सेक्टर से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है सरकार, उसी सेक्टर को बर्बाद करने पे क्यों तुलेगी? ठीक है, उसी सेक्टर को बर्बाद करने पे तुली हुई है। आज आप देखिए, एलपीजी हो, चाहे वो जो है डिमोनेटाइजेशन हो, ये किसान बिल से उतना ही फायदा होगा लोगों को जो डिमोनेटाइजेशन से हुआ। कितनी ब्लैक मनी आ गई आपको पता ही है इंडिया में। जो स्विस बैंक में जितने पैसे हैं, सरकार का ये रवैया जो है जैसे वो बड़ा बहुत अजीब है रवैया। इंडिया के जो लोग हैं और इंडिया की जो सरकार है एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। सरकार का देखिए एक भी, हाँ, आज संविधान लागू हुए कितने साल हुए? हमको 70 साल हुए हैं, 70-72 साल हुए हैं शायद। तो उसमें देखिए सबका सब, आप तब से लेकर आज तक के, अगर कांग्रेस बीजेपी, कोई थर्ड पार्टी तो आई नहीं है इस बीच। ठीक है, सेंटर में कोई थर्ड पार्टी आई नहीं है। कांग्रेस आती है या फिर बीजेपी आती है। आप शुरू से लेकर के 1952 से लेकर के अभी तक के 2021 तक के, या अभी 2019 तक के, आप इन दोनों सरकार के मैनिफेस्टोज उठा करके देखिए। इनके मैनिफेस्टोज में ये लोग लिखते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। जैसे अभी कह रहे हैं ना कि जो किसान बिल आया है वो किसानों के जो है फेवर में है, किसान ही समझ नहीं पा रहा है, यही बोल रही है ना सरकार। तो कह रही है कि तुम जितना बैठना है बैठो। तो आप लोग भी थोड़ा जांचे परखे ना कि क्या क्या इन लोगों ने क्या क्या लाया, क्या क्या हो सकता था इससे पहले। मतलब सोचिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले इतने बड़े बड़े बांध बने हैं, इतने बड़े बड़े कैनाल की योजना की है। आप मुझे बताइए 1952 के बाद सरकार ने कौन से किसानों के लिए कौन सा ऐसा काम किया है जिससे किसानों को कोई फायदा हुआ हो? स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्या किया है जिससे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ हो? क्या किया है? सिर्फ आप यूनिवर्सिटी बना देंगे और इधर सारे जितने जो है लॉज एंड ऑर्डर्स जो है उनके फेवर में होंगे उनको सारा अमेंडमेंट करके निकाल देंगे। तो क्या मतलब है? जैसे ओबीसी है, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, ओबीसी को रिजर्वेशन लागू हुआ 1992 में, लेकिन कितने लोगों को 52 लोगों को उन्होंने 27 थालियां दी, और उन 27 थालियों में भी कहा कि ये थालियां वही खा सकता है जो इन थाली को खाने के लायक, मतलब वो पहुंच ही नहीं सकता उस जगह पे। आपके लिए थालियां रेडी हैं पर आप उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाओगे तो खाओगे कैसे? बस वही हाल है। किसान आज रोड पे बैठा है, किसान अपने मुद्दे को लेकर सिर्फ बैठा है। तो भारत में सिर्फ किसानों का नहीं हो रहा है, भारत में सबका सत्यानाश हो रहा है। भारत में आज जो युवा पीढ़ी है वो बेरोजगार है। भारत में आज शिक्षा निचली स्तर की हो गई है, स्कूल्स में कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, किसानों को अपने ही खेत में जो है वहां मजदूर बनाना चाहती है, तो वैसे ही उसने हर सेक्टर में यही काम किया है, चाहे कांग्रेस ने किया हो चाहे बीजेपी ने किया हो। तो हमको इसको सीरियस से समझना होगा। जब हम समझेंगे इसको सिरे से तो सारी चीजें हमको समझ में आएगी, और हमको समझ में आएगा क्योंकि देखिए हमको लड़ना पड़ेगा। अगर हमारे अगेंस्ट में कोई काम कर रहा है तो हमें रणनीति की जरूरत होती है। हमारी रणनीति अगर गलत हो तो उसका रिजल्ट हमें सही नहीं मिलेगा। जी, मेघराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेघराज जी कुछ कहना चाहेंगे अभी जो चर्चा चल रही है आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर? हमारे साथ विजेंद्र सिंह भी ज्वाइन किए। मैं जसवीर सिंह जी भाटिया ने जो बोला है पहले, ये जो बोल रहे थे कि किसानों के मसले में सरकार ऐसे क्यों कर रही है। देखो जसवीर सिंह जी, आप एक सच्चे ईमानदार इंसान वो ऐसा सोच सकते हैं। जो आदमी बेईमान और ठग हो रहा है वो ऐसे नहीं सोचेगा, वो दूसरों को ऐसा सोचेगा इसको कैसे मार के गिराना नीचे और कैसे उसको खत्म करना है। तो बहुत सारे जो ठग, चोर, डाकू, लुटेरे जितने भी है, जितने भी मतलब हमारा मतलब कैसे कहते हैं, इंसानों के हक में नहीं है।
और जो भारत की सरकार है वो भारत के लोगों के दुश्मन बनी हुई है, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो एक उनको जानवर समझते हैं जो सरकार में बैठे हैं, जबकि ये खुद जानवर के लायक है, मतलब इंसानों के रहने लायक नहीं है वो, तो उनकी नीयत माड़ी है। तो अब तो आपने गुरबानी पढ़ रखी है, गुरबानी में गुरु नानक साहब क्या कहते हैं, जिनका लालच जो है ना हद से ज्यादा गुजर जाता है, वो कहते हैं जो माया के पीछे दौड़ पे है कि वो कहते हैं भाई माया जो है ना इतनी, वो माया के पीछे पीछे रहते हैं, माया जो आज लाख कमाए कल को करोड़ों कमाएंगे, मतलब आने वाले अरबों खरबों कमाएंगे, मतलब अंदर से तृप्त होंगे ही नहीं। तो जो लोग हैं, जो लोग लालची होते हैं, वो कैसे भला कर सकते हैं लोगों का अच्छा। तो आप ये जो है ना भारत के खिलाफ सरकार है, तो ये जो लोगों को समझना होगा और एकजुट होकर के इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा बिना उखाड़े, इसमें यहाँ शांति नहीं आएगी। और उसके लिए हम कर रहे हैं, कुछ आने वाले वक्त में बहुत कुछ करने वाले हैं, और इसको उखाड़ के फेंकेंगे यहाँ से। ये सारे सिस्टम के जो है ना मनवादी सरकार जो जब तक सत्ता में रहेगी तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, तो उसको आने वाले पर बंद कर रहे हैं इसका। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया मेघराज जी। भाटिया सर कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। भाटिया जी ने आपने इशारा किया। जी हाँ, मैंने इशारा इसलिए किया है, मैंने कहा ना भी भारत सरकार ये क्यों कर रही है, क्यों कर रही हो भाई, इट इज का मतलब ये नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है कि वो क्यों कर रही है, ये कहने का स्टाइल होता है, व्हाई आर यू डूइंग दिस। नहीं ये नहीं, मैंने भी सर जी मैंने आपके क्वेश्चन का वही आंसर दिया है सर। देखिए आज अभी तक के जितना मैंने पढ़ा है, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, जैसे करणवीर सर ने कहा, तो मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ रही थी, ठीक है, तो मुझे समझ में आता है डिमांड सप्लाई क्या होता है, ठीक है, और वही खेल है, उनको पता है। देखिए इंडिया में आज अगर हम देखें तो कृषि में जहां जहां लोग डेवलप्ड हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट बहुत सारे राज्यों में उन्होंने मतलब उसको जो है ओवरटेक कर लिया है, इन सब चीजों में लोगों को पूरा पछाड़ दिया है। आज अगर खेती में कोई डेवलप्ड है तो पंजाब है, हरियाणा है, थोड़ा बहुत केरल है। तो इन राज्यों में क्या है कि हमारे लोग जो बहुजन हैं, ठीक है, बहुजन आज कहीं ना कहीं उनके कंपटीशन में है, तो वो कंपटीशन उनको पसंद नहीं आ रहा है। जहां तक बात है, इंडिया में जितने भी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, चाहे वो किसानों के हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के हो, चाहे आज किसी भी सेक्टर में आप देखिए, किसी भी फील्ड में आप देखिए, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन के मामले में ही क्यों ना हो, सोशल रिप्रेजेंटेशन हमारा नहीं है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आज हमारा नहीं है। जो है वो जैसे किसान अपनी खेती में लगाता है ना, उसको महाराष्ट्र में बुजगावना कहते हैं, और पता नहीं पंजाब में क्या कहते हैं उसको, जो बड़ा सा पुतला लगाया जाता है, ठीक है, वो बनाते हैं ना मटका उटका लगा करके एक, हाँ, तो वो भी बताएगा तो वो हाँ, तो जैसा वो है, ठीक है, आज इंडिया में हमारा रिप्रेजेंटेशन वही भर का है। हमारे जो MP MLAs बैठे हुए हैं वो ज्यादातर बोलते नहीं हैं, जो बोलते हैं उनमें से आधे जो है छट जाते हैं पार्टियों से, और थोड़ा बहुत जो बच जाते हैं वो तभी तक बोलते हैं जहां तक उनको पॉपुलैरिटी मिले, या जहां तक उनका वोट बैंक थोड़ा बहुत आगे बढ़े या काम कर रहे कि वो उनको नेक्स्ट इलेक्शन जीत पाए, बस इतना तक ही वो लोग काम करते हैं। जी रुपसा, ये हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ ब्रिजेंद्र सिंह साहब जुड़े हुए हैं। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद जगदीश जी। सर अभी आप लेट में जुड़े हैं, बहरहाल बहुत सारे मेहमानों ने खास चर्चा करी है। करणवीर सिंह जी जो उन्होंने भी चर्चा करी है, हमारे साथ नेपाल से जुड़े हैं उन्हें। तो मैं आपके पास जानना चाहूंगा कि एक किसान के बेटे होने के नाते आप जो भारत के अंदर में जो लोकतंत्र है, जो किसान अन्नदाता कहलाते हैं, जो इतने करोड़ों की जनसंख्या को रोज सुबह शाम भोजन का इंतजाम का जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है, और जिस ढंग से आदमी के मानव जीवन के ऊपर में रोटी कपड़ा का मकान का जो एक असर है वो अन्नदाता के ऊपर है, जय जवान जय किसान कहा जाता है। इस संदर्भ में हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि भारत के किसान आज इन परिस्थितियों में गुजर रहा है, जिनको सड़कों पे बैठ करके कई महीनों से कितने लोग मर गए, उसके बावजूद भी सरकार के कान में जू नहीं चल रही है, और अभी संसद को घेरने की तैयारी में भी किसान बैठे हुए हैं। इस संदर्भ में हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं ब्रिजेंद्र सिंह साहब। देखिए जगदीश जी, समस्या जो हमारे समाज की बड़ी भयानक समस्याएं हैं, और खास बात यह है कि जो श्रमजीवी जनता है इस देश की, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, वो बटे हुए हैं बुरी तरह से।
किसान भी हमारे देश में एक वर्ग के रूप में तो है नहीं। एक किसान में किसान वर्ग भी जो जिसे आजकल ओबीसी कहा जाता है टेक्निकल भाषा में, वो भी 3,000 से ऊपर जातियों में बटा हुआ है। तो मैं एक छोटी सी आपको 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ फिराक गोरखपुरी साहब की इसी संदर्भ में। फिराक गोरखपुरी की बड़ी मशहूर है, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और मुझे लगता है रिलेवेंट है कि कारीगर मजदूर किसान, ये वर्ग माना है उन्होंने एक। कारीगर मजदूर किसान इनकी बदनसीब संतान, और पढ़ने लिखने का हक जिनसे छलवल करके छीन लिया था, एक धोखा फैला रखा था, सबको गधा बना रखा था। नीची जात पात वालों के बच्चों को मनुष्य कब जाना, पढ़ने लिखने की उमंग को अनाधिकार चेष्टा माना, और कहा कि इनके इतनी अकल नहीं है, इनके पास दिमाग नहीं है, माँ की कोख से ये जन्मे हैं, जन्म लड़ूरे जन्म गंवार, तो चकड़ चतुर दुनिया में इनको गूंगा रखो, बहरा रखो, मैला और कुचैला रखो, इनको घावड़ डग्गा रखो, इनको चौंगा पोंगा रखो, कलम न इनके हाथ में आए, कलम न इनके हाथ में आए और फिर तलवार भी छिन जाएगी, और राज की लंगरदार नाव की फिर पतवार भी छिन जाएगी। तो अपना भरम बनाए रखो, दुनिया को भरमाए रखो। अब तक ये साजिश थी, लेकिन अब ये जादू टूट चुका है, अब ये भंडा फूट चुका है। तो करणबीर सिंह साहब जैसे इंसानों को देख करके हम, और अपने भाटिया साहब को देख करके, जो पढ़े लिखे लोग किसानों में हैं, उनको देख करके हमको एक उम्मीद ये जगी है कि ये जो बीमारी है इस देश की, जिसमें कि किसानों मजदूरों को बांट रखा है, अब वो जो जातियों में बटे हुए हैं, एक दूसरे से लड़ाई भी जाते हैं, वो उनमें बड़ी आसानी से अपने एजेंट भी स्थापित कर दिए जाते हैं। तो अब किसान जो राजनीति हुई है, इससे एक बड़ी आशा की किरण हमारी ये जगी है कि इन्होंने कुछ दिन पहले, आपको पता है कि लेबर क्लास के जो कानून वेलफेयर के थे, इन्होंने खत्म किए, 27 कानून खत्म किए। किसानों के 3 कानून इनके गले में अटक गए हैं, इनको रेसिस्ट करना शुरू किया है लोगों ने। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि जिसको कहते हैं ये शूद्र, और उसको कहते हैं ये चलता फिरता कब्रिस्तान है, इसको पढ़ने लिखने नहीं देना चाहिए। अब जब आपने हजारों साल से पढ़ने लिखने नहीं दिया, तो उनका इतिहास भी आप ही ने लिखा, तो रिमोट कंट्रोल तो आपने अपने हाथ में रखा। पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत शुरू भी हो गई है, लेकिन इन्हीं का लिखा हुआ इतिहास पढ़ते हैं तो वो अपने दुश्मनों से भिड़ाते हैं इनको, या आपस में लड़ाते रहते हैं। तो एक सामाजिक क्रांति की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, और ये किसान आंदोलन से मुझे तो लग रहा है कि इसके परिणाम बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। और लोगों में, जो किसानों ने अभी भाईचारा सम्मेलन शुरू किया है, आरएलडी ने किया है, किसान कॉन्फेडरेशन कर रही है ये काम, तो ये भाईचारा सम्मेलन ये होना चाहिए। एक्चुअली एंटी कास्ट, जो अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहा है, इसके तरफ ये बढ़ता हुआ कदम है। और जब तक यूनिटी नहीं होगी, अभी तो प्रॉब्लम है किसान यूनिटी की, किसान के साथ साथ फिर मजदूर यूनिटी, किसान मजदूर यूनिटी, जिस दिन उसकी थोड़ी सी हवा भी चल गई तो ये मूर्छित होके गिर पड़ेंगे। इसलिए सबसे बड़ी चीज है सिर्फ मैं यहाँ पे जी हेलो, हाँ बताइए। जी सर, हाँ जी, जरा कैमरा अपना ऑन कर दीजिए रूपसा जी। सर आज नहीं कर सकती, मैंने आंखों में गॉगल्स लगाए हुए हैं। मुझे थोड़ी आंखों में जो है इचिंग हो रही है। अच्छा, आपकी आवाज सुनने को मिल रही है, बहुत खुशी हो रही है। जी सर, तो मेरा कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है ये। पिछली बार तो कहते बत्ती नहीं है, आज कैंडी पहन रखी है। चलो कोई बात। असल में बात ये है सर, बात ये है कि सिर्फ जो है फार्मर क्लास या मजदूर क्लास जो है वो भी इकट्ठा आ जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता। भारत में बारी बारी सबकी पिटाई हो रही है, बारी बारी सब पिट रहे हैं। ये बटे हुए हैं ना आपस में, मैं जो बता रहा हूँ ये बटे हुए हैं। उसके साथ वही बात। देखिए, रोटी बेटी के संबंध नहीं होते मजदूरों में भी, रोटी बेटी के संबंध किसानों में नहीं होते। जब रोटी बेटी के संबंध नहीं होंगे तो कम से कम उठे बैठे तो साथ में। तो वो जो जातिवाद है, ये एंटी सोशल सिस्टम है, ये नफरत पर आधारित है, ये मोहब्बत पर आधारित नहीं है, ये शैतान का कारखाना है। बात असल में ये है सर, एक बात ये है कि किसानों को सिर्फ
जी, हेलो, आवाज गायब हो गई। आप म्यूट हो गए। हाँ, रूपसा जी मेरे ख्याल से उनका नेटवर्क में कोई दिक्कत होगा। हाँ, रूपसा बोले। हाँ हाँ, बात असल में ये है सर कि अगर आपको जीतना है, ठीक है, तो आपको बहुत सारी ताकत चाहिए। आप सिर्फ अपने मुद्दों से नहीं जीत सकते हैं। भारत में आज पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसे खड़े हो गए हैं कि आप चिल्लाते रहेंगे, आपका बैकबोन कोई नहीं बनेगा, आपको बैक सपोर्ट चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भारत में सिर्फ किसानी से ही दिक्कत नहीं है, हालांकि वो बहुत बड़ी दिक्कत है। इंसान खाना नहीं खाएगा तो क्या करेगा, लेकिन अगर किसान सबको यूनाइट करने में अगर सक्षम हो गए, उनके साथ अगर स्टूडेंट्स खड़े हैं, उनके साथ अगर एम्प्लॉयज खड़े हैं, उनके साथ अगर लेबर क्लास खड़ा है, उनके साथ बाकी जितने टीचर्स खड़े हैं। आज टीचरों की पिटाई हो रही है, आप देखिए टीचरों की क्या हालत है, आज एम्प्लॉयज की क्या हालत है। वो लोग भी कहीं वो लोग भी आप जा करके देखिए, उनसे पर्सनली कभी बात करके देखिए, क्या वो लोग सेटिस्फाइड हैं अपने नौकरियों में? नहीं है। तो आपको सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, सबकी ताकत आपको चाहिए। जब 5 उंगलियां मिलती हैं तभी मुट्ठी बनती है, और मुट्ठी से जिसको पंच मारेंगे तो फिर उसका जो है थोबड़ा खराब हो जाता है। तो बात वही है, किसानों को सबको साथ में लेना होगा, सबके प्रॉब्लम्स जो है उसमें ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ किसान बिल ही हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि किसानों के भी बच्चे हैं। आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एजुकेशन सेक्टर में, तो उनको भी तो पढ़ाने में दिक्कत आ रही होगी। उनके बच्चे पढ़ लिख करके कल निकलेंगे, उनके लिए नौकरियां नहीं है, तो क्या ये किसानों का मुद्दा नहीं है? ये भी किसानों का मुद्दा है। तो किसानों को ये बात समझनी होगी। किसान सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम उस प्लेटफॉर्म से सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रॉब्लम रखेंगे। तो प्रॉब्लम हमारी जो जड़ है, हमें जड़ में जाना होगा। तो अगर जड़ को ठीक करेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सारे ब्रांचेस को अगर हम लोग इकट्ठा करें और वो पूरी शक्तियों के साथ अगर लड़ा जाए, तो मैं बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ कि सरकार में इतना दम नहीं है कि वो मतलब जो है किसानों को और 1 महीना बिठा सके रोड पे। मैं आपसे 2 मिनट का समय चाहता हूँ, इस बात को थोड़ा सम अप करना चाहता हूँ। जैसे बहन ने भी बताया और ब्रजेंद्र जी ने भी बताया, और जसबीर जी की बात भी लेना चाहूंगा। अगर आप मेरे को 2 मिनट का आप समय दें। बिल्कुल करणवीर जी बोले। सो मैं थोड़ा इतिहास के तरफ से बताना चाहता हूँ आपसे कुछ बातें, और मैं चाहता हूँ कि आप 3 शब्द जो हैं, पहला है संगठित, दूसरा है संविधान, तीसरा है सत्याग्रह। इन 3 शब्दों को कभी ना भूलें जिंदगी में, और इसी पे मैं अपना बात को केंद्रित रखूंगा। सो मैं अपना 2 मिनट के लिए जैसे कैमरा ऑफ करता हूं, तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे चाचा अजीत सिंह जी की फोटो लगी हुई है। सो चाचा अजीत सिंह जी को 1906 में जो कैलकाटा में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई, वहां पे इनको किंग ऑफ इंडियन पेजेंट्री कहा गया। जिस दिन ये मांडला जेल से छूटे उस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ इनके घर में। सो हमारे पंजाब में बड़ी मशहूर कहावत है कि भगत सिंह पैदा तो हो पर हमारे घर में ना हो, किसी और के हो। तो उसी संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह ऐसी किसी के घर में पैदा नहीं हो जाते, गुरु गोबिंद सिंह जी ऐसी किसी के घर में पैदा नहीं हो जाते। तो ये जो लोग हैं ये क्रांतिकारी लोग हैं। तो उन्होंने 1907 के अंदर भारत माता सोसाइटी का संगठन किया। उन्होंने सब धर्मों के लोगों को एक साथ लेके आए, क्योंकि 1907 में अंग्रेजों ने कानून बनाए काले। क्योंकि आप देखें जो आज की मौजूदा सरकार है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जैसे कानून बनाती थी जब अंग्रेजों के टाइम में 1947 से पहले, और जैसे भी अंग्रेज कानून बनाते थे बिना पूछे बनाते थे, किसानों से कभी नहीं पूछते थे। उसी तरह आज की मौजूदा सरकार है, एक भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनाते, किसी से नहीं पूछते कानून बनाने के लिए, सीधा गिफ्ट देते हैं उसको रैप करके कि भैया तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए, बंदे ने मांगा नहीं होता। सो ये हमारा जो टाइम है ब्रिटिश सरकार से कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि ब्रिटिश सरकार से ज्यादा जुल्म हो रहा है ऊपर। इनका अभी आपको अगर कंपेयर करना है, इनकी कंपैरिजन आपको करनी है मुगलों के साथ, कि जैसे वो करते थे कि भैया तुम्हारे सिर कलम कर दिए जाएंगे, वो हाल है इनका। वो भी आ जाएगा, वो हालात भी आने हैं अभी आगे इंडिया में। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये ब्रिटिश सरकार के राज को तो क्रॉस कर चुके हैं। संविधान के दायरे के अंदर रह के 1907 का आंदोलन पगड़ी संभाल जट्टा जीता चाचा अजीत सिंह ने, काले कानून वापस करवाए। क्योंकि किसान जो है वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप 1918 का खेड़ा आंदोलन देखें, 1928 का आप देखें चंपारण आंदोलन, बारडोली आंदोलन देखें आप, जो गुजरात से सरदार पटेल ने लीड किया, ठीक है। चंपारण आंदोलन देखें, अहमदाबाद मिल आंदोलन देखें। हिस्ट्री भरी पड़ी है किसानों के साथ। किसान सभा जिन्होंने बनाई इंडिया में, सरदार बाबा सोन सिंह पकना,
उन्होंने आके ओरेगन के अंदर फाउंडिंग मेंबर बने गदर पार्टी के। सो आपको देखना है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं, फाउंडिंग फादर्स में B.R. अम्बेडकर साहब, बाबा अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उन्हें संविधान के अंदर स्टेट लिस्ट है एक, जिसके अंदर स्टेट्स ही कानून बना सकती हैं। 3 लिस्टें हैं। यूनियन लिस्ट है जिसके ऊपर केंद्र की सरकार कानून बना सकती है, एक स्टेट लिस्ट है जिसके ऊपर स्टेट की लिस्ट बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट है जिनके ऊपर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। एग्रीकल्चर, मार्केटिंग ऑफ फूड ग्रेन और लैंड, ये 3 ऐसे विषय हैं जिन पे केंद्र की सरकार कभी कोई कानून नहीं बना सकती। ये स्टेट का है। सो हमें ये देखना है कि हम संविधान में रहे, क्योंकि आजादी का मतलब क्या है? अगर मैं आज आजाद हूं, जो पहला शब्द है, संविधान के दायरे में मेरे को कुछ आर्टिकल 19 है मेरे पास, मैं कभी भी कहीं भी जाके फ्रीडम के साथ प्रोटेस्ट कर सकता हूं, मेरे पास आजादी है। उसी तरह से हमारे खिलाफ जो बोल रहे हैं लोग, उनको भी आजादी है बोलने की, पर हमें अपने देश का नवनिर्माण करना है और हमें किसी के साथ पर्सनल नहीं भिड़ना। हमें अपने मिशन पे रहना है कि हम अपने देश का नवनिर्माण कर रहे हैं। जो किसान अनकॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, क्योंकि बोलते हैं किसान भी कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो ये भैया हिस्ट्री जानो किसानों की। उन्होंने अंग्रेजों से ये नहीं बोला कि आप लगान 23% ना करें, प्लीज 2% कर दें, 3% कर देंगे, वो नहीं बोला। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को बताया कि ब्रिटिश संविधान के अकॉर्डिंगली अगर तुम्हारी फसल फेल हो जाती है तो तुम्हें 1% टैक्स नहीं देना, ना कि 2% ले लो, 30% ले लो। सो और उन्होंने पहले शपथ लेते थे किसानों से कि आप सत्याग्रह का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, कभी हथियार नहीं उठाएंगे उस टाइम की सरकार के खिलाफ। तो ये भी सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। सत्याग्रह के दायरे में हमें भी रहना है, और जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एक्टिविज्म है, वो फोकस होना बहुत जरूरी है। आप देखें कि हम सरकार पे कॉन्टिन्यूसली 8 महीने से दबाव बनाए हुए हैं। कुछ ऑपोजिशन पार्टीज जिनकी बैकबोन खत्म हो गई थी, इंडिया में ऑपोजिशन खत्म हो गई थी, बार बार सर्वे आ रहे हैं स्वीडन से, इंग्लैंड से, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म तो इंडिया में बची नहीं है। इंडिया में जर्नलिज्म है 134वें स्थान पे पूरी दुनिया में, कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म नहीं है। तो किसान आंदोलन ने जो भूमिका निभाई है ऑपोजिशन को रीढ़ की हड्डी देने की, कि भैया तुम कम से कम बोल तो सकते हो। आज राहुल गांधी ट्रैक्टर पे पहुंच रहे हैं, कभी साइकिल पे पहुंच रहे हैं, तो वो कहां से आए उनके पास? वो भी किसानों ने ही उनको बैकबोन दी है कि भैया बोलो। और उसकी वजह से आप देखें जितने भी वर्ग थे भारत माता सोसाइटी में, तो सोच रहा हूँ हिस्ट्री रिपीट हो रही है। देश का नवनिर्माण करने का सौभाग्य किसानों को मिला है, और उसके साथ हमारे दलित बहन भाई, हमारे आदिवासी लोग, हमारे मुसलमान भाई, और भी जितने भी लोग हैं, वो सब जुड़ के एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जिनके साथ गलत हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक बहुत बड़े विश्व हिंदू परिषद के नेता उनसे मिला तेलंगाना में। उन्होंने मतलब मैं ये जो भ्रमित किया जा रहा है ना बार बार कि किसानों की जंग है, वो जो है वो मतलब उनको बांटने की कोशिश की जा रही है कि ये सिख हैं, ये वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें ग्राउंड रियलिटी है। मैं पूरा इंडिया, कर्नाटका तक टूर किया हमने, अंबानी के घर के सामने प्रोटेस्ट किया, RSS के हेडक्वार्टर नागपुर में प्रोटेस्ट किया, हर जगह हमने प्रोटेस्ट किया। हमारे को किसी ने कोई मतलब कि जो भी लोग नॉर्मल, वहां के जो नॉर्मल लोग थे, मैं उनकी भाषा भी नहीं जानता था। अभी मेरे को मराठी में सीखा, मैं शेतकरी बोलते हैं किसान को। सो हर जगह से इतनी सपोर्ट मिली है। तो ये जो बांटने वाला काम है, ये सिर्फ मीडिया कर रही है कि इनको बांट दो, इनको खालिस्तानी बोल दो, इनको टेररिस्ट बोल दो। तो आमजन जो अपने से नहीं कर रही है, ये भी बात आप देखिए, मीडिया अपने से कोई काम नहीं कर रही है। मीडिया का इंटेंशन क्यों सेट है? कोई सेट करने वाला है। अदरवाइज आप कह रहे हैं ना मीडिया खत्म है, मीडिया खत्म क्यों है? जर्नलिज्म क्यों खत्म है इंडिया में? उनको अपने सैलरी का पैसा मिलता है, तो क्यों खत्म हो गया आज जर्नलिज्म? क्यों 134th रैंक में आ गया आज? ये भी तो समझिए। किसी का कुछ ना कहना, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब ने ये भी कहा था कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस को समझें। हमारे महापुरुषों को अगर पढ़ते हैं तो उनके कुछ कुछ लाइनें हैं, वो आप महाराष्ट्र गए थे, ज्योतिराव फुले को देखिए। मैं बिल्कुल भी रेस पे या कास्टिज्म पे मैं फोकस नहीं करती, पर बात असल में वही आ जाती है ले देकर के। आप कह रहे हैं ना कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि B.R. अम्बेडकर साहब, आप देखें उन्होंने 1921 में RSS की स्थापना हुई। उन्होंने आज देखिए, सुनिए, विजयदशमी के आज देखिए आपने सबसे बड़ा अभी तक का धर्म देख पा रहे थे। जी उनकी फोर साइटेडनेस है ना, जैसे हम अमेरिका में भी देखें, लोग यहाँ पे थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन अपने फाउंडिंग फादर्स को नहीं भूलते, क्योंकि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है ना, वो भूल जाती है। हमारे जो B.R. अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने उस टाइम पे ही विजन में सोच लिया था कि खतरा बनेंगे। उन्होंने उस टाइम पे ही नागपुर की धरती, जहां पे 0 माइल रोड भी, नक्शे भी वहीं से बने,
राजनीति के गलियारों में जो बात होती है वो भी वहीं से शुरू होती है। तो उन्होंने वहीं पे उनके नाक के नीचे दीक्षा भूमि बनाई। और मैं इतना ज्यादा मतलब कह रहा हूं कि मेरे को इंडिया में जाने से पहले, अपनी जॉब छोड़ने से पहले, मेरे को क्या होता था, पसीना आता था रात को। मेरे को ऐसा लगता था कि वो 84 वाला टाइम वापस आ जाएगा, इनकाउंटर शुरू होंगे, सब कुछ। पर जब मैं इंडिया गया, मैंने देखा कि इनकी कोई औकात नहीं है। इनकी औकात है एक चीज, संगठित। ये एक कॉल पे 40 मिलियन लोग इकट्ठे करते हैं, इनकी बात में दम नहीं है। बट पॉइंट है, हमें भी संगठित होना है। हमें भी बाबा बीर साहब अम्बेडकर जो हैं, उन्होंने जैसे हमारे को संविधान दिया, हमें उस संविधान के अंदर रहना है। हमें इनको हराने के लिए इन पे हाथ नहीं उठाना, ना ही इनके साथ अभद्र भाषा का उपयोग करना है। हमें इनको, जैसे रणनीति है, एक रणनीति बना के सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना है, क्योंकि तो चाहते ही हैं कि आप इन पे हाथ उठाओ। ये तो चाहते ही हैं आप इनके साथ, मतलब इनकी नीति है। आप इनकी शुरुआत से देखें कि ये चिट्ठियां लिखते रहे हैं। आप देखें, भगत सिंह को जेल हुई, भगत सिंह ने चिट्ठी लिखी ब्रिटिश सरकार को कि हम कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये प्रूव कर चुके हैं कि हम पॉलिटिकली एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो हमें राजनीतिक प्रिजनर की तरह फांसी ना दी जाए, हमें तोपों के सामने बांधकर गोली से उड़ाया जाए, तोपों से उड़ाया जाए। ये चिट्ठी लिखी भगत सिंह ने। और वीर सावरकर जी चिट्ठी लिखते हैं कि मैं भारत का ब्रिटिश सरकार का बच्चा हूं, भूले से मैं चला गया था, आप प्लीज मेरे को माफ कर दे, मेरे को वापस ले। सो आप देखें दोनों के हीरो और दोनों के आइकन्स में कितना फर्क है। एक लोग सब कुछ निशावर कर दिया देश पे, और एक लोग माफिया मांग रहे हैं उन सरकार से, और खुद ऑन रिकॉर्ड बार बार बोल चुके हैं कि भैया हमें आजादी नहीं चाहिए अगर हमें दलित और सिखों के साथ, और सिखों को भी शूद्र में मानते हैं कि सबके साथ बराबरी हो जाएगी। सो इनका जो लेवल है, वो सोच है, जो वो इनका कंपटीशन है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ। और इनको ये समझ नहीं आ रहा कि भैया बांग्लादेश हर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे इंडिया को बीट कर रहा है इस टाइम पे, हर पे ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर हर जगह पे हमें बीट कर रहे हैं, और हमें पर कैपिटा इनकम में 2024 में क्रॉस कर जाएंगे। सो भैया इनको मैं तो ये बता रहा हूँ कि देश का नवनिर्माण करने का सौभाग्य किसानों पे आया है, तो हमें इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। और सब बॉर्डरों पे ये पढ़ाया भी जा रहा है और पुस्तकें भी बांटी जा रही हैं। सो बहुत, मैं अंदर से एक मेरे को संतोष मतलब कि एक रिलीफ है कि जो इंडिया में भी जागरूकता फैल रही है, वो फैल ही नहीं सकती थी किसान मूवमेंट के बिना। सो एक बहुत बड़ा जीत किसानों ने प्राप्त कर ली है ऑलरेडी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया करणवीर जी। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। नेपाल से मीना जी जुड़ी हुई है, मैं उनके पास फिर से दोबारा उनके कमेंट के लिए जाना चाहूंगा। मीना जी अपने आप को इम्यूट करें। मीना जी, जैसा कि अभी सारे मेहमानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिस ढंग से पड़ोसी राज्य में रहती हैं, और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज की दिशा में काम करती हैं लगातार, तो जिस ढंग से नेपाल की जो महिलाएं हैं किसानी करती हैं, खेती करती हैं, तो एक पड़ोसी राज्य होने के नाते भारत के किसानों के लिए जो सरकार की जो नीति आई है, इसको किस ढंग से वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ के किसान देखते हैं, और हमारे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे नेपाल से? ये अभी जो छलफल चल रहा है, जसवीर भाईजान ने बहुत सारी बताई, यहाँ पर कानूनी तहत, नीति के तहत भी बहुत सारी बात बताई है। हम उनसे इस बात में 100% सहमत क्या है कि किसान भाइयों को अपना अधिकार लेने के लिए, या अपना जो है वो कानून में जो है वो कानून कार्यान्वयन करने के लिए संगठित होना जरूरी है। इस बात से मैं 100% सहमत हूँ। हम लोग डिवीजन है, हम लोग विभाजन में है। दलित हैं तो दलित का सवाल उठा रहे हैं, गरीबी है तो गरीब लोग उसकी आवाज उठा रहे हैं, किसान है तो किसान का आंदोलन अलग है। तो ये बिखरा हुआ जब तक रहेगा, जब तक हमारा अधिकार सुनिश्चित नहीं होने वाला है, तो हम लोगों को संगठित होना जरूरी है। इस बात से सहमत होते हुए नेपाल में किसान लोगों की अवस्था के बारे में तो मैं आगे कुछ चर्चा कर चुकी हूँ। उसमें यहाँ के लोग, महिलाओं, किसानी में आबद्ध है। यहाँ के महिला लोग, यहाँ के पुरुष लोग ज्यादातर तो यहाँ पर पुरुष लोग अब मिलेंगे ही नहीं, दूसरे देश में जाके काम करते हैं। आपको ऑफिस में देखोगे आप तो महिला लोग मिलेंगी, किसानियों में देखेंगे तो आप महिला लोग मिलेंगी। यहाँ के पुरुष लोग जापान, अमेरिका, कनाडा, खाड़ी क्षेत्र में, अरब, सऊदी जाके काम करते हैं, तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या कम मिलेगी। यहाँ महिला लोग ही नेपाल का जो आंदोलन है, नेपाल की जो अभी हम कृषि में ही छलफल कर रहे हैं, हम उसी में केंद्रित के बात करते हैं, तो उसमें भी महिला लोग का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है।
लेकिन कृषि नीति यहाँ पर ठीक नहीं है। जो अभी भाईजान बता रहे हैं कि भारत में किसानों के लिए एक अलग ही एक्ट बना हुआ है, अलग ही पॉलिसी बना हुआ है, तो हमारे वहाँ वो नहीं। अभी लगता है हम लोगों का संविधान अभी 2072 ये विक्रम संवत 2072 में ही बना हुआ है। 6 साल आगे हमारा संविधान बना हुआ है, तो नीति बनने में कुछ टाइम लगेगा। हो सकता है नीति बनने में टाइम लगे, लेकिन किसानों के लिए से अलग कोई नीति नहीं है। जो संविधान में है समानता का अधिकार, तो उसी के तहत हम लोग लड़ सकते हैं। खाद्य का अधिकार है तो उसी के तहत हम लोग लड़ सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी संविधान में जो नीति है वो भी समान ढंग से संचालन नहीं हो पा रही है। यहाँ के अभी तो आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पर सरकार ओली सरकार अभी गिर के दूसरी सरकार बनी हुई है। अभी तो सरकार मंत्रिमंडल विस्तार ही नहीं हो पा रही है। यहाँ पे हिस्सा नहीं मिल रहा है। हिस्सा किस को कौन सा मंत्रालय चाहिए, सभी लोगों को मंत्रालय चाहिए। मंत्रालय कम है, सभी लोगों को ज्यादा मंत्रालय चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर अभी सरकार भी विस्तार नहीं हुई है। तो तरल राजनीति के दौरान में नेपाल अभी चल रहा है। तरल राजनीति है, यहाँ पर ठोस राजनीति नहीं है। तो इसी तहत भी यहाँ पर कुछ परेशानियां जरूर है। उसके ऊपर भी किसान लोगों की परेशानियां और ज्यादा है। यहाँ पर कोई कानून नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ पर जो ये 15 राष्ट्रीय योजना जो अभी बजट में भाषण किया हुआ है, तो सबसे बड़ी रकम कृषि में है, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है। उसका जो विनियोजन होता है, जो वितरण होता है, वो वितरण व्यवस्थित नहीं है। जो आपके सामने है, जैसे कृषि खेती का रिपोर्ट पहुंच चुका होता है, लेकिन कृषि नहीं दिखता है। समुदाय में उसका अनुगमन करने अगर जाओ तो वो कृषि नहीं दिखता है। यानी कि मैं ऐसा कह रही हूँ कि कुछ लगानी जरूर लगाता है सरकार, कुछ लगानी देता है, लेकिन वो कागज में, वास्तव में भूमि में नहीं होता है। और दूसरी बात, नेपाल में सबसे ज्यादा क्या है कि प्लाटिंग का जो यहाँ पर व्यवस्था था, इससे कृषि योग्य जमीन एकदम हरास हो रही है। यहाँ पर प्लाटिंग होता है, जमीन घर में बिकता है, घर के लिए घड़ेरी बोलते हैं यहाँ पर, घड़ेरियों में बिकता है। तो यहाँ कृषि योग्य जमीन कित्ता काट हो चुका है। बहुत सारे कित्ता काट होने के बावजूद यहाँ पर कृषि खेती में एकदम हरास आ चुका है। इसलिए भी इसके लिए भी अभी सरकार ने कित्ता काट बंद किया हुआ है कुछ 2-4 सालों से। तो कुछ उपजनी भी बढ़ रही है यहाँ पर। अभी लॉकडाउन के बावजूद कुछ बरसात भी होने लगी थी, तो उपजनी कुछ होती है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई लिखित दस्तावेज नहीं है किसानों के लिए। जी बहुत शुक्रिया मीना जी, हम आपके पास इस कमेंट के लिए धन्यवाद करते हैं आपका। आप नेपाल से, काठमांडू से जुड़ करके बहुत विस्तार से बात कही है। मैं बृजेंद्र सिंह जी के पास फिर से दोबारा लौटना चाहूंगा। बृजेंद्र सिंह साहब, आज के हम इस कार्यक्रम को अंतिम रूप भी देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें भी हो गई है। बृजेंद्र सिंह साहब, जो भारत के जो किसान हैं और सरकार के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि एक तरफ किसान असंगठित हैं, विभिन्न जाति धर्मों में बटे हुए हैं, उसको लेकर के आपने विस्तार से बातें तो कही है, लेकिन हम सारांश में जिस ढंग से किसान, भारत का किसान जो आज इस दिशा में प्रयासरत है कि हम इस कार्य कानून को खत्म करके ही छोड़ेंगे, तो हम आपके पास ये जानना चाहते हैं किसान और जो सरकार की ये कंट्रोवर्सी है कैसे खत्म हो सकती है? बृजेंद्र सिंह। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी समस्या है जो मैं कह रहा था, थोड़ा सा बीच में रोकना पड़ा था। एक ये है कि आप ये देखते होंगे कि किसान नफरत का पात्र योजनाबद्ध तरीके से किस तरह बनाया जा रहा है। कोई मवाली कह रहा है, कोई आतंकवादी कह रहा है, कभी पंजाब तक जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो कभी खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, जाट लैंड कहेंगे। यहाँ यूपी में एक हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा दंगा कराया था इन्होंने, तो मुस्लिम और जाटों के बीच में जाट लैंड कहेंगे, उसको कुलक कहेंगे, कम्युनिस्ट कहेंगे, पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे हैं, आतंकवादी कहेंगे। तो एक ये नफरत की जो साइकोलॉजी है इनकी, वो साइकोलॉजी का कारण ये है कि जिसे किसान को ये ट्रेडिशनली शूद्र समझते रहे, जाहिल,
वो एक पंजाब ने उस इमेज को दूर किया है, एक ग्लोबलाइज्ड कम्युनिटी है, तो ये वहां पर पीछे हैं। आप सबसे पहले ये देखिए कि इनकी रणनीति क्या है। इनकी रणनीति है, 3 चीजों का इनको फायदा मिलता है और उसको प्रमोट करते हैं: कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन। करप्शन एक इतना बड़ा इनके बड़ा हथियार है कि हर कानून उसके सामने, हर पुलिस, हर जो भी कुछ है सब फेल हो जाता है। सबका इलाज इनका एक ही है। देखिए संविधान में लिखा हुआ है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हमको कुछ नहीं करना है, हमको जो जो प्राण शक्ति है वो हमारी ऑलरेडी दी हुई है, कोई नई वो नहीं करनी है हमें। वो कास्टिज्म से, कम्युनलिज्म से, करप्शन से अगर हमें लड़ना है, अगर ये जो पोलराइजेशन कर रहे हैं, अब यूपी में सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि हिंदू मुसलमान का चक्कर चलाना शुरू कर दिया है, कोई ना कोई बहाना, कभी लब जिहाद। तो इनको, इन चीजों को रोकने के लिए आप पहले तो इनकी रणनीति समझिए और अपनी रणनीति बनाइए। आप जैसे बता रहे थे कि वो कहते हैं इनको शूद्र। अरे भाई, अगर आप जातिवाद को नहीं मानते, चाहे आप इंग्लैंड से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, तब भी मिलेच्छ ही तो कहा जाता है आपको। तो मिलेच्छ में और अनअप्रोचेबल में, अनटचेबल में क्या फर्क होता है? तो उसको ये धर्म कहते हैं ना, उसको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। तो जब धर्म ही इतना एंटी सोशल है तो ये इन्हें उम्मीद नहीं कर सकते ये कि इनको न्याय मिलेगा। मैं एक चीज और थोड़ी सी बताना चाहता था। अजीत सिंह का करणवीर जी ने कहा, अजीत सिंह जी सबका, हम लोगों के बड़े पूज्य हैं, हमारे लिए आदर्श हैं, मगर एक बात मैं कहना चाहता था, थोड़ा मैं कभी उनसे अलग से बात करूंगा। उनके थे तो सिख परिवार के, लेकिन आर्य समाजियों का पूरा असर था। और आर्य समाजियों ने दयानंद सरस्वती ने खुद ये किया था, नफरत फैलाई थी सिखों के खिलाफ भी। और उन्होंने एक तो किया था कि गौरक्षा आंदोलन उन्होंने खुद चलाया, और दूसरा शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसको जो ईसाइयों मुसलमानों के खिलाफ था। और हिंदुओं का सुधार कर रहे हैं, इसलिए सिखों को भी बहुत अच्छा लगा, ये तो बड़े सुधार आदमी हैं। दयानंद सरस्वती ब्राह्मण कम्युनिटी का आदमी, एक गुजरात से आकर के, एक नया गांधी जी उस वक्त पैदा हो गया था पहले ही। तो ये देखिए, जो रिमोट कंट्रोल ये लगाते हैं, उस रिमोट कंट्रोल को आपको ठीक से समझना पड़ेगा। और उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि शिक्षा पर एकाधिकार रहा है इनका। तो इतिहास भी ये आपका लिखते रहे हैं। अब आपको ये समझाएंगे कि आप जो है हिंदुओं की रक्षा के लिए हुए हैं पैदा। भाई, कोई भी आदमी ये तो कहेगा कि आप रक्षा के लिए हम हुए हैं। अरे भाई, इनको सुधार, अगर तुम्हारा धर्म परिवर्तन कोई मुसलमान कर रहा है तो वो तो बड़ी दया कर रहा है आपके ऊपर। आपने तो लोगों को कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं समझा, उस मानसिकता को तो बदल दो। अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जिस वक्त इन्होंने बुलाया था एक जात पात तोड़क मंडल बना करके आर्य समाजियों ने, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई ये प्रोविजन तो बदल दो अपने, तो चलो हम इस समाज एक हो सकता है। तो ये बीमारी बड़ी भयंकर है और भयानक है। इस किसान आंदोलन जो चला रहे हैं आप, सम्मेलन कर रहे हैं, समाज जोड़ो सम्मेलन कर रहे हैं, ये आगे चल करके मुझे तो लग रहा है कि इससे परिणाम भी इसके बहुत अच्छे होंगे। और ये जो शक्तियां हैं जो ये फायदा उठाते हैं जातिवाद का, और जब सामाजिक न्याय हम मांगते हैं तो हिंदू मुसलमान चलाते हैं। ये बीमारियां जो हैं, ये इन्होंने सिर्फ मीडिया पे टोटल कंट्रोल है इनका। मीडिया में, क्योंकि जब शिक्षा पे कंट्रोल था तो मीडिया पे भी कंट्रोल होगा, जब शिक्षा पे कंट्रोल है तो एजुकेशन पे भी कंट्रोल होगा। तो ये जो रिमोट कंट्रोल लगा रखे हैं, एक सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। आज किसान आंदोलन जो चला है, ये स्पीयर हेड कर रहा है, ये हमारे लीडर बनेंगे आगे चल करके। और करणवीर सिंह जैसे आदमी, हमको लग रहा है कभी हमका जो भगत सिंह कभी लेनिन बन सकते थे इस देश के, आज अभी कमी नहीं है, आज फिर लेनिन निकलेंगे इसी क्रांतिकारी आंदोलन से। तो भगत सिंह के दूर की बराबर है, पर आपकी बात बिल्कुल उचित है। आप देखें, इन्होंने पंजाब को इतना बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास भूल जाते हैं। लाला लाजपत राय जी, जिनकी वजह से पहली बार हथियार उठाए भगत सिंह ने, वो हिंदू थे, पगड़ी हिंदू नहीं, वो आर्य समाजी थे, आर्य समाजी थे। और हाँ, एक तो हिंदू होता है, एक धूर्त हिंदू होता है, जो कहता कुछ कहता कुछ। लाला बांका दयाल जी वो हिंदू थे जिन्होंने गाना लिखा पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट के अंदर, पगड़ी संभाल जट्टा, जो गाना फिल्मों में भी आपने देखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस 2 ही मिनट लूंगा आपके, कि आप ना गुजरात मॉडल देख लें। मैं गुजरात मॉडल देखने के लिए स्पेशली 15 दिन गुजरात में रहा किसान आंदोलन चलते में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुजरात मॉडल की दुहाई देते हैं, पर अभी मैं पंजाब मॉडल भी हम बना रहे हैं 2022 में।
बट ये जो गुजरात मॉडल है ये इन्होंने पूरी इंडिया में इंप्लीमेंट करना है। वो मॉडल क्या है? वो मॉडल ये है, अभी 4 साल से वहां पे कानून लागू हुए, एक पुलिस स्टेट बना रखी है जिसमें सारी मीडिया बिकी हुई है। ये भूल गए गुजरात की हिस्ट्री। गुजरात में धांते ऋषि जिन्होंने सेवाग्राम, जहाँ पे वहां पे आश्रम बना हुआ है, वहां पे बैठ के 400 साल तपस्या करी थी, अपने हड्डियां तक दान कर दी थी। परमवीर चक्कर पे फोटो लगी है उनकी। ये गुजरात के भी सके नहीं है, ये सरदार पटेल हैं गुजरात से, उनको भी इन्होंने, वो उनका धोता कुर्ता फटा रहता था और उनको होम मिनिस्टर थे जब वो, तो उन्होंने सरदार का खिताब उनको कैसे मिला, कि कैसे बारडोली में आंदोलन जीता। सो इनको गुजरात की हिस्ट्री मालूम नहीं, पर इन्होंने गुजरात में एक गुजरात मॉडल बना दिया। उसमें क्या करते हैं, हर शहर के आसपास एक इंडस्ट्री सेटअप करते हैं जिसको गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ बोलते हैं ये। और उसके अंदर हर बंदा जो है उसके पास 2 बीघा से कम जमीन है, उसको बनाते हैं मजदूर। उसको 10 साल काम कर ले वो तो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, उसको फुल टाइम कोई अपॉर्चुनिटी उसको देते नहीं बेनिफिट। क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में तो फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट है, मिनिमम वेज देते हैं, वहां पे कोई मिनिमम वेज नहीं देते। जैसे हमारी बहन ने बताया कि कैसे और का रोल है किसानी के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर किसानी को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता विदाउट हमारे बहनों और माताओं के, जो ये मेहनत करते हैं खेतों में। इनकी मात्र कोख से निकले हुए बच्चे हमारे रक्षक हैं बॉर्डरों पे, ये उनको भी कोई बेनिफिट नहीं देते। उनको ना तो इनको कोई वो देते हैं, कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे कोई छुट्टी हो जाए या कुछ, उनको सीधा फायर कर देते हैं। तो वो है गुजरात स्टेट। ये चाहते हैं पूरा गुजरात का किसान मजदूर बन जाए इंडस्ट्री में, और इंडिया में किसानों का वोट बैंक जो है कम करके 10% से नीचे ले जाएं, और उसके बाद किसान कोई बचे ना, सबकी जमीनें ये हड़प लें। और हर मंदिर में आप देखें, गुजरात में जाएं, ये बोलते हैं ना गुजरात डेवलपमेंट, आप खुद जाके देखें, शहर किसी भी शहर से आप 3 किलोमीटर बाहर निकल जाए आपको भूखमरी दिख जाएगी। 45% से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, ठीक है। उसके बाद हर जगह पे, जैसे आप 150-200 किलोमीटर दूर चले गए किसी शहर से, वहां पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है, पर हर शहर में, हर गांव में एक मंदिर बनाया है जिसपे भगवा झंडा लगाया है। जब इलेक्शन होता है हिंदू मुसलमान करते हैं और उसको जीत लेते हैं। तो ये इंडिया के अंदर सेम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज का फायदा करो, सब लोगों को मजदूर बनाओ इंडस्ट्री में। हमारा माइंडसेट आप देखें, पूरे कॉलेज छोटे होते से लेके हमारा माइंडसेट क्या बना दिया जाता है कि भैया नौकरी कर। आप देखें अमेरिका में कॉलेज, सरदार जसबीर जी भी बताएंगे, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप डेवलपमेंट, इन चीजों पे जोर है। हमारे तो एजुकेशन में इंडिया में कोई जोर ही नहीं है कि इंडस्ट्री कैसे सेटअप करनी है, कोई सिखाता नहीं। आप यहाँ पे कनाडा में किसी भी जगह पे आप लैंड करें, किसी भी प्रोविंस में, आप बोले आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको सरकार हेल्प करेगी, आपको स्कूल में ही पढ़ाना शुरू कर देंगे बिजनेस कैसे बनाते हैं। सो हम इंडिया में प्रोड्यूस ही वो कर रहे हैं, लेबरर्स। हमारा इंडिया है जो लेबर कंट्री बनाने की तरफ हमारा जोर है। हमारा जो श्रम मंत्रालय है, लेबर का जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स के अंदर आता है, उन्होंने किसानों को मतलब मिनिमम वेज छोड़े, आप उनको वो कैटलॉग करके उनको कैटेगराइज भी नहीं कर रखा कि उनको हम मिनिमम वेज दें। इसी वजह से तो वो लड़ रहे हैं। सो मैं अपनी बात को यही रखता हूँ कि आप गुजरात डेवलपमेंट मॉडल को अच्छी तरह से पढ़ लें एक बार, और आप देखें कि आपको वो डेवलपमेंट मॉडल चाहिए। क्योंकि हमारे पंजाब में इलेक्शन आ रहा है 2022 में, हमने सरकार को, सेंटर की को यही तमाचा मारना है मुंह पे, भैया हम पंजाब डेवलपमेंट मॉडल बना के दिखाएंगे, डेवलपमेंट मॉडल के बेस पे इलेक्शन लड़ो, ठीक है ना। ना कि ये फ्री बिजली देना, तुम्हें ये फ्री देंगे, तुम्हें ये क्लास दे देंगे, तुम्हारे धर्म को ये दे देंगे। भैया हमें धर्म की राजनीति, हमें जात की राजनीति नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट मॉडल की राजनीति चाहिए। जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे, वरना दूसरे को हम उतारेंगे। सो ये हमें देश में समझना होगा कि हमें डेवलपमेंट क्या चाहिए अपनी स्टेट। जैसे जी करणवीर जी बहुत शुक्रिया। हाँ करणवीर जी, एक सेकंड में एक क्लियर कर दूं बात को जी। देखिए, वो जो बात कह रहे थे कि ये जो रिमोट कंट्रोल जो लगा रखा है इन्होंने शिक्षा पर एकाधिकार के कारण, मैं भगत सिंह साहब का आपने बात किया, उनको ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कोई ठाकुर साहब हो, 90 डिग्री की मूछें हो उनकी, वो ये भी नहीं बताना चाहते कि ये सिख परिवार के हैं। कारण मगर कैसे हुआ वो सफल, एक शिक्षा हमें मिलती है। कानपुर में जब वो आए तो सब आर्य समाजियों के साथ में थे, वो मित्र मंडली वही थी, और उसमें कौन से थे, एक अनुशीलन समिति बना रखी थी, खून से तिलक करते थे, गीता हाथ में लेते थे और वंदे मातरम कह रहे हैं। तो जब सही चीज ये है कि एक हमारे देश में एक लेनिन, एक क्रांतिकारी माओ से तुम हो सकता था, उसको इन्होंने वो आतंकवाद की प्रोजेक्ट करके मरवा दिया। तो देखिए, हमको पहले इनकी रणनीति को समझना चाहिए, और हमको सही तरीके से जो प्रगतिशील शक्तियां हैं उनको, और जो प्रगति विरोधी शक्तियां हैं उनको, यानी लेफ्ट राइट को ठीक से समझ लेना चाहिए। अगर जो आदमी लड़ाई के मैदान में जा रहा है उसे दोस्त और दुश्मन का अगर पता नहीं है तो फिर वो जो है गड़बड़ा जाएगा मामला उसका।
बिल्कुल। वही तो सर, क्योंकि भगत सिंह अनइन्फॉर्म्ड वोटर्स, जहां पे अनइन्फॉर्म्ड वोटर्स होंगे वहां डेमोक्रेसी जमहूरियत का फेलियर होना निश्चित है। सो इंडिया में है अनइन्फॉर्म्ड वोटर्स। जिस दिन हमारे लोग जागरूक हो गए उस दिन इनका 2 दिन भी ये सरकार नहीं चला पाई। पढ़ना लिखना धर्म के नाम पे बंद किया है साहब। शूद्र को तो चलता फिरता शमशान कब्रिस्तान माना है। अब कहाँ से पढ़ता? अब आज डेमोक्रेसी में पढ़ रहे हैं आप, तो पढ़ाई पर अब पढ़ाई को सांप्रदायिकता की तरफ घुमाया जा रहा है, जातिवाद की तरफ घुमाया जा रहा है। जब नियति ठीक नहीं है तो बरकत कहाँ से होगी? बिल्कुल बिल्कुल सर। हम हमारे जो यूथ आइकॉन्स हैं सर, सॉरी यूथ आइकॉन्स बोल रही हूँ, हमारे जितने भी एंसेस्टर्स हैं या जिन जिन लोगों ने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जैसे भगत सिंह की बात चली, तो भगत सिंह को तो हम अपना आइकॉन मान लेते हैं, लेकिन भगत सिंह को मारने वाले कांग्रेसी ही थे। जैसे सिंह सर कह रहे हैं, वही बात है कि भले वो लड़े। आप भगत सिंह सर की डायरी देखिए, उन्होंने उसमें लिखा है कि अगर मैं जेल से छूट गया तो मैं अपना पूरा जीवन जो है बाबा साहब के आंदोलन में लगा दूंगा। इन्होंने बाबा साहब को तक नहीं छोड़ा। बाबा साहब ने सबके लिए संविधान लिखा है, लेकिन इन्होंने बाबा साहब को भी कहाँ लाकर पटक दिया है? उनको सिर्फ दलितों का नेता बना रखा है। तो हमें पढ़ना, हमें 96 तक उन्होंने अवार्ड ही नहीं दिया, कोई पद्म भूषण उनको 96 में दिया, उनके देहांत के 40 साल बाद। जी, बात ये है सर, देखिए आज किसानों का मुद्दा है। रुचा जी, हम इस बात को लेकर और आगे जाएंगे क्योंकि हमारा कार्यक्रम का समय हमें कोई इजाजत नहीं दे रहा है। मैं हमारी बेटी, जो नन्ही बेटी जुड़ी हुई है संध्या, मैं संध्या जी के पास लास्ट कमेंट के लिए जाना चाहूंगा। संध्या बेटे, आप हमारे देखने सुनने वालों को इस किसान आंदोलन को लेकर और किसान के मामले को लेकर अभी जो हमारे सभी मेहमानों ने जो महत्वपूर्ण विचार रखे, इस संदर्भ में आप अपनी क्या सोचती हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? संध्या, हेलो हेलो, मेरे ख्याल से संध्या हमसे डिस्कनेक्ट हो गई लगता है मुझे। ठीक समझा आपने। मीना जी, मीना जी, अब बहरहाल वो भी मेरे ख्याल से कनेक्ट हो गए हैं। मैं भाटिया जी के पास आज के इस कार्यक्रम को अंतिम की ओर ले जाना चाहूंगा। लास्ट में आज भाटिया सर कहेंगे कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर हमारे देखने सुनने वाले को क्या संदेश देंगे? भाटिया जी, आपका अनम्यूट कर ले सर, आप अनम्यूट कर ले। यस 2-3 बातें कहूंगा। करवीर सिंह कहा, विजेंद्र सिंह ने कहा, मीना जी ने कहा, संगठन की बात, किसान मजदूर एकता की बात और शिक्षा की बात। शिक्षा जो है वो है, आजकल कोशिश करते हैं कि स्कूलों में हमारा होना चाहिए, इतना संरक्षण होना चाहिए। स्कूल सिर्फ आपको अक्षर ज्ञान ही दे सकता है। अब शिक्षा जो है यहाँ का, हिंदुस्तान की शिक्षा में क्या है? हाँ, अक्षर ज्ञान है, थोड़ा सा गणित पढ़ लो, कुछ कविताएं पढ़ लो। उससे जो सामाजिक ज्ञान जो है, आप जो आज हम बातें कर रहे हैं, ये सामाजिक ज्ञान है। ये सामाजिक ज्ञान आपको किसी स्कूल में नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये जागरूकता जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो स्कूलों से नहीं मिलेगी आपको। वो हमें खुद पैदा करनी है, जैसे आज हम कर रहे हैं। जैसे रुपशा बेटियां हैं, वो कह रही है, दूसरे लोग कह रहे हैं। ये हमें अपने ही लेवल पे करना होगा। ये जागरूकता जो है ना, जागरूकता ये हमें अपने लेवल पे करना होगा, स्कूलों से नहीं मिलेगी। नंबर 2 बात, संगठन की बात करी आपने, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आज के जो मजदूर हैं उनको भी ये समझना होगा, अगर किसानी फेल हो जाती है तो उनका जीवन भी नष्ट होगा। उनको भी तो, उनको कितना पैसा मिलता है, उनका जीवन भी तो बस हैंड टू माउथ ही चलता है और चीजें महंगी हो जाएंगी। वो भी, उनका भी तो, ये उनका भी मुद्दा है। किसानों का मुद्दा हर एक शहरी का मुद्दा है, हर एक देश का मुद्दा है। जो अमीर लोग हैं उनका भी मुद्दा है, उनके लिए भी सबको खाना पीना जो है सब महंगा हो जाएगा। और जब मजदूर, जो किसान जो है, सबसे बैकबोन है किसी भी कंट्री। जो कृषि है, एग्रीकल्चर जो है, ये इज फंडामेंटल नीड ऑफ मैनकाइंड। तो इसको जो भी करेगा, हमें मालूम है इसे सरकार क्यों कर रही है, ये हम जानते हैं। रुपशा ने कहा कि हम ये समझना होगा कि सरकार क्यों कर रही है। पता है क्यों कर रही है, क्योंकि वो पूंजीपतियों को बहुत पूंजीपति रिच बना के
अपनी सत्ता बनाए रखने चाहते हैं और आम जनता को गरीब रख के उनके ऊपर झूठे वादे करके उनसे वोट लेना चाहती है, पैसा अपने कंट्रोल में करना चाहती। तो ये पता है हमको सरकार क्यों कर रही है, लेकिन ये देश के हित में नहीं है, इससे देश तरक्की नहीं करेगा। हाँ, कुछ लोग अपनी सत्ता बने रहेंगे तो उससे क्या होता है? क्या यही मकसद है गवर्नमेंट का? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सरकार देश प्रिय होती है, जनता की सेवा करती है, वो लोकप्रिय होती है, लोग उनको बार बार चुनेंगे इसलिए कि वो उसकी सेवा करते हैं। लेकिन ये गलत नीतियां अपना के वो देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। और यही कहूंगा कि सब लोग एकत्रित होना, चाहे वो दफ्तरों में काम करते हैं या मजदूर हैं या जो भी हैं, क्योंकि जो खाद्य समस्या है, जो बेसिक फूड की समस्या है, सबकी समस्या है। तो ये जागरूकता हमें सब लोगों में पहुंचानी है। अपने मीडिया से जो भी माध्यम होगा उसके हिसाब से ये मत भूलें कि भाई हाँ, स्कूलों में हमारी शिक्षा होगी, कोई मैट्रिक पास कर लेगा तो बड़ा वो विद्वान बन जाएगा। कुछ नहीं होगा। मैट्रिक पास कर पढ़े हुए लोगों को क्या पता है ये नीति क्या है। नीति समझने के लिए वो स्कूली शिक्षा की जरूरत नहीं है। हाँ, अक्षर ज्ञान है, वो पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, उससे क्या होगा। सवाल तो बेसिक ये है कि जनता जो है वो अनइन्फॉर्म्ड है, जैसे करणबीर सिंह ने कहा। तो जनता को इन्फॉर्म करने के लिए उनको पता होना चाहिए उनके राइट्स क्या है। और जब वोट देते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि वोट देने के समय सोचें किसको वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं। इसीलिए किसी स्कूली शिक्षा की जरूरत नहीं है। तो जब तक ये डिसिप्लिन नहीं आएगा हमारे लोगों में कि हमें वोट उसको देना है जो हमारे लिए सेवा करेंगे, हमारे लिए हमारे ऐसे कानून बनाएंगे जो हमारे हित में होंगे, तभी ये देश तरक्की करेगा। यही बात कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाटिया साहब। मैं लास्ट कमेंट के लिए मैं करणबीर सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। करणबीर जी। हाँ जी सर, मैं यही बताना चाहता हूँ, जैसे आज हम सब ने बातें करी, और मैं विनती बस यही करूंगा कि हम ये बस जागृति की आग अपने अंदर रखें। क्रांति जो है, जो एक यूथ आज युवा का जो मेन काम है, वो मैं 3 क्रांति कि आप जागृति फैलाएं और बिल्कुल आराम से शांति से सबसे डायलॉग करें। जो आपके अगेंस्ट हैं लोग, जो कोई दोस्त आपको पता है कि गलत तरीके सोचते हैं, उनसे भी प्यार से विचार करें। और उसके बाद दूसरा, मैं मानता हूं कि जो हमारे फोन्स हैं, वो टेक्नोलॉजी जो आज हमारे पास यूथ के पास है, वो बहुत पावरफुल है, वो किसी के पास नहीं है। तो उसका सही तरीके से उपयोग करें। जैसे ही कोई मीडिया या कोई चीज गलत रिपोर्ट कर रहा है, वहां पे आप भी अगर हैं वहां पे उस एरिया में, उसकी वीडियो बना के उसको अपलोड करें और लोगों को तक सच पहुंचाएं। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है। तो हमें क्रांति को यूज करना है, हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना है, और तीसरा हमें अपनी समझ बनानी है कि जब हम वोट करें तो हम कैसे नेताओं को चुनना है। तो ये अगर 3 चीज युवा करते हैं, और ये मतलब किसी इसके लिए कोई स्पेशल पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। आज सब लोग ये तीनों काम कर सकते हैं। आपको सारी इंफॉर्मेशन आप गूगल करें, 1 मिनट में तीनों बिलों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। आप उसको पढ़ लें, बिल्कुल सरल भाषा में लिखा हुआ है, आपको समझ आ जाएंगे। और भी कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में समझ सकते हैं, और उसकी क्रांति विचार करें दोस्तों पे, और फिर उसको सोशल मीडिया पे बात को रखें और सही तरीके से को चुने। हमारा देश हमेशा उज्जवल रहा है, उसका पिछोकड़ हमारा जो कल्चर है बहुत रिच है, वो लोगों के पास नहीं है। बहुत मुल्क ऐसे हैं जो, जैसे अमेरिका, कनाडा, तो अभी 1.5-2 साल पहले ही बने हैं, 300 साल होगा। हमारे पास कल्चर है हजारों सालों का, हमारे पास इतिहास है जो हमें अंदर से जगा के रखता है कि भैया तुम सही काम करो। तो अपनी अंदर की आवाज जरूर सुनो, जो हमारे इतिहास और हमारे कल्चर की वजह से हमारे पास है। जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं लास्ट कमेंट बिजन सिंह साहब। जी हाँ जी हाँ जगदीश जी, देखिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, करणबीर जी ने, भाटिया जी ने जो बात कही है, और बड़े मार्के की बात कही है कि जब तक इन्फॉर्म्ड आदमी हमारा नहीं होगा, उसको सही चीज का ज्ञान नहीं होगा, तो उसको गुमराह किया जा सकता है। मेरा ध्यान जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कम्युनिस्टों को एडवाइस किया था, एक बार बताया था, उनकी मीटिंग में गए थे, तो उन्होंने कहा इस देश के गरीबों के, किसान और मजदूरों के 2 ही दुश्मन है। साफ भाषा में कहा था उन्होंने, एक को ब्राह्मणवाद कहते हैं, एक को पूंजीवाद कहते हैं।
आज हम कास्टिज्म और कम्युनलिज्म की, कास्टिज्म की, और एक अनहोली अलायंस हो गई है कैपिटलिज्म की। इस अनहोली अलायंस से हम लोगों को ये बिल्कुल सही है कि स्कूल एजुकेशन इसमें कोई मदद नहीं कर पाएगी। हमको सोशल एक्टिविस्ट तैयार करने पड़ेंगे, इन्फॉर्म्ड एक्टिविस्ट। एक नेटवर्क हमारे पास जब तक नहीं होगा तो हम दिशा अपने गरीब मजदूर किसानों को जो कि अशिक्षा के मारे हुए रहे हैं, उनको ऑल इंडिया लेवल पे हम नहीं दे सकते। दूसरी चीज मेरी बस लास्ट में ये कहना है कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे राष्ट्र के लीडर्स ने जो एक आदर्श रखा, हमारे सामने एक उद्देश्य रखा, लक्ष्य रखा, वो लक्ष्य था कि जस्टिस मिले, सोशल इकोनॉमिक। उन्होंने कहा पॉलिटिकल तो वोट मिल गया, और हम अगर सोशल जस्टिस देते हैं लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस नहीं देते, तब भी एक टांग पर लंगड़ा आदमी है। तो हमको उसके संविधान की जो भावना है उसको ठीक से समझते हुए अपने कार्यकर्ताओं को ये बताना पड़ेगा कि ये सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का ये मतलब है। और इस तरह से ये रिमोट कंट्रोल जो जातिवादियों ने, जो सांप्रदायिक तत्वों ने, या जो पूंजीपतियों ने जो हमारे किसान मजदूरों पर लगा रखा, तभी वो रिमोट कंट्रोल हटेगा और तभी हमारी यूनिटी बिल्डअप होगी और तभी सत्ता फिर सीधे हमारे हाथ में होगी, जो कि किसानों का जो इस बात को ठीक से समझने लगे हैं। अब जो ये हो रहा है, सम्मेलन कर रहे हैं जगह जगह, तो मुझे लग रहा है कि वो ये आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करना चाहते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़े करणवीर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जसबीर भाटिया साहब का, ब्रिजेश सिंह जी का, संध्या बिटिया का जो नेपाल से जुड़ी थी, और मीना पेरियार जी जो काठमांडू से जुड़ी थी, और कुमारी रूपसा जी जो उड़ीसा से जुड़ी थी। सभी मेहमानों का, खास मेहमानों का आज के इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर जो चर्चा में शामिल हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ज्वलंत मुद्दों को लेकर अलग से हम फिर से सेशन में आएंगे। तब तक के लिए वाइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े रहें। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।